कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है हमारा एमसी अपनी जिंदगी से तंग आकर एक ब्रिज से कूद जाता है, पर वो मरता नहीं है। उसकी आंखें दोबारा से खुलती हैं जब वो उठकर अपने आसपास देखता है तो वो एक बहुत ही लग्जरी रूम में होता है। वो रूम एक 5 स्टार होटल जैसा लग रहा होता है। एमसी काफी शौक में होता है कि वो कहाँ पर है। वो कह रहा होता है, मैं तो मर गया था, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। वो इस पूरे रूम को देखता है और ये रूम बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। आखिर में हमारा एमसी समझ जाता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो कहता है, क्या मैं मरने के बाद रीइंकारनेट हो चुका हूँ। वो हमें अपनी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता है। वो कहता है, मेरे डैड पहाड़ से गिर गए थे जब मैं 12 साल का था। जब मैं 13 का हुआ तो मेरी मॉम बैंक रॉबरी में फंस गई थी। और जब मैं 14 का हुआ तो मेरे दूसरे अंकल कार क्रैश में मर गए। चलो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। जब मैं 12 का था तो मेरे डैड मर गए। और जब मैं 13 का हुआ तब मेरी मॉम। और जब मैं 14 साल का हुआ तब मेरे अंकल। और जब मैं 15 साल का हुआ तब मेरी दूसरी आंट पर बिजली गिर गई थी। मेरे जो तीसरे अंकल थे उनका पूरा परिवार गैस पॉइजनिंग की वजह से मर गया। और मेरी फोर्थ आंटी पफर फिश को खाकर मर गई। फोर्थ अंकल पर मीटीरॉइड गिर गए। अब जबकि मेरा पूरा खानदान मर चुका था तो मैं जी कर क्या करता। इसीलिए मैंने भी खुद को मार लिया। अगर मैं सच कहूँ तो जीना काफी मुश्किल काम है। आखिर में हमारा एमसी अपने बेड से उठता है और अपनी शक्ल को आईने में देखता है। और वो तुरंत पहचान जाता है कि आखिर ये बंदा है कौन जिसकी बॉडी में वो रीइंकारनेट हुआ है। इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर है जोयांग। ये बंदा इस कंट्री के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। इसकी फैमिली के पास ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसे हैं। ये बंदा हर एक चीज में एक्सपर्ट है। म्यूजिक, चेस, कैलीग्राफी, पेंटिंग, हर एक चीज। और इस बंदे को 10 लैंग्वेजेस भी आती हैं, क्योंकि हमारे एमसी को उसकी बॉडी के ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज मिल चुकी होती हैं। इसीलिए वो कहता है, ये बंदा हर एक चीज में जीनियस है, यहाँ तक कि बिजनेस में भी। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी ये बंदा वर्जिन है। वैसे इसकी एक बुरी आदत भी है। हम देखते हैं इस बॉडी का जो मालिक था उसके रूम में किसी लड़की की एक बहुत बड़ी सी फोटो लगी होती है। एमसी ये देखकर कहता है, इस बंदे में बस एक ही खराबी थी, ये एक बहुत बड़ा लड़कीबाज था। ये एक ऐसी लड़की को पसंद करता था जिसको इसकी घंटा परवाह नहीं है। वो किसी और को पसंद करती है, पर फिर भी ये बंदा उस पर पैसे खर्च करे जा रहा था। इस चीज में ये एकदम भोंदू है। तभी एमसी, जिसे अब से हम जोयांग बोलेंगे, उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होती है। सिस्टम बताता है, सिस्टम का होस्ट उठ चुका है, बाइंडिंग प्रोग्रेस में है। ये देखकर जोयांग खुश हो जाता है और वो कहता है, जो मानवाज मैंने पढ़ी थी वो झूठ नहीं बोलती थी। रीइंकारनेट होने के बाद तुम्हें सिस्टम सच में मिल जाता है तो ये सिस्टम मेरे किस काम आएगा। क्या ये सिस्टम मुझे कोई टाइकून बना देगा, या तो ये मुझे लाइफ को एंजॉय करने पर स्ट्रांग बना देगा। पर तभी उस सिस्टम से एक छोटी सी स्प्रिट निकल कर आती है जो जोयांग से कहती है, अरे रुक जाओ, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें गलत सिस्टम मिल गया, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। जोयांग अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, ये सिस्टम तो काफी अजीब है। वो स्प्रिट कहती है, रुको, मुझे इस सिस्टम को दोबारा से चालू करने दो। फिर वो स्प्रिट सिस्टम को कंप्लीट कर देता है। वो बताता है, ये एक अल्टीमेट विलेन सिस्टम है। ये देखकर जुयांग निराश हो जाता है और वो कहता है, मुझे नहीं चाहिए ये सिस्टम, हटा लो इसे। वो स्पिरिट उसे समझाते हुए कहता है, अरे रुक जाओ, तुम इस सिस्टम की मदद से प्रोटोगोनिस्ट का लक चुरा सकते हो। और इसकी मदद से तुम्हें पावर भी मिलेगी और तुम्हें डिवाइन स्किल्स और ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं। वो स्पिरिट अपने हाथ जोड़ने लगता है। जुयांग हंसता है और कहता है, अरे यार, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है। मुझे कोई जरूरत नहीं है इस सिस्टम की, और ना ही स्ट्रांग बनने की। और जो भी मेन कैरेक्टर बनने के लिए चूज किया गया है, मुझे उससे नहीं भिड़ना। वो स्पिरिट बताता है, पर ये एक कल्टीवेशन वर्ल्ड है। जुयांग हंसते हुए कहता है, तो क्या हुआ। वो स्पिरिट बताता है, स्पिरिचुअल एनर्जी जल्दी अवेकन होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है और तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। जोयांग उसके माथे पर टैप करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। फिर भी मैं अपनी इस लाइफ को एंजॉय करूंगा। अगर कुछ बुरा होता है तो जो मेन कैरेक्टर है वो सारी चीजें संभाल लेगा, मेरे से उम्मीद मत रखना। वो स्प्रिट थोड़ा निराश होकर कहता है, ये मुझे कैसा अजीब सा होस्ट मिला है, लीजी कहीं का। तभी सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है, स्टार्टर पैक को ऑटोमेटिकली सेंड कर दिया गया है। मास्टर लेवल की कल्टीवेशन होस्ट की बॉडी में इंस्टॉल कर दी गई है। और जैसे ही सिस्टम हटता है, हम देखते हैं जुयांग की बॉडी के चारों तरफ अजीब सी लाइट घूम रही होती है और इससे उसे पावर अप मिल जाता है। जुयांग कहता है, तुमने ये सिस्टम मुझे जबरदस्ती पकड़वाया है, पर ये बात को अपने दिमाग में डाल लो, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला हूँ। वो स्प्रिट जोयांग को देखता है। वो बेचारा भी अपने मन में सोच रहा होगा कैसा होस्ट मिल गया उसे। वही लाइटनिंग जोयांग के हाथों के पास से भी निकलती है। जोयांग मजे से जाकर चेयर पर बैठ जाता और कहता है, अगर मैं ताकतवर बन गया तो इसका मतलब है मैं और ज्यादा रिलैक्स कर पाऊंगा, और अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं वहां से भाग जाऊंगा। कोई भी मेरे इस लाइफ के एंजॉयमेंट को खराब नहीं कर सकता। मैं मजे से चिल करूंगा। तभी उसके रूम के डोर पर नॉक होता है और हम देखते हैं जुयांग का बटलर गेट खोलकर अंदर आता है। वो आते ही कहता है, यंग मास्टर, आप जाग चुके हैं। आप आज कहाँ जाना चाहेंगे, स्कूल में या फिर ऑफिस में। जुयांग मुस्कुराते हुए कहता है, चलो एक बार स्कूल के चक्कर मार के आते हैं। जुयांग उठता है और चलते हुए कहता है, स्कूल में मैं थोड़ी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर लूंगा कि मुझे कैसे रहना है।
कॉलेज क्लासेस काफ़ी इजी होती हैं। मैं आराम से उन क्लासेस के बीच सो सकता हूँ और जितना ज़्यादा हो सके मुझे मेन कैरेक्टर से दूर रहना है, उसी में मेरी भलाई है। वो बटलर जोयांग से कहता है। मैं समझ गया यंग मास्टर, मैं कार को रेडी करवाता हूँ। आखिर में वो बटलर अपने मन में कहता है। यंग मास्टर चेनलू को पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं। चेनलू उसी लड़की का नाम है जिसकी हमने अभी बड़ी सी फोटो देखी थी। आगे वो बटलर कहता है, आज चेनलू भी शायद स्कूल में आएगी। शायद से यही रीजन है कि यंग मास्टर आज स्कूल जाना चाह रहे हैं। जोयांग अपने बटलर से कहता है। वैसे वो इस बटलर को अंकल यान बुलाता है, तो हम भी इन्हें वही बुलाएंगे। खैर, जुयांग कहता है, अंकल यान सारी चीजों को नॉर्मल रखिएगा। मैं नहीं चाहता आप कोई सुपर कार उठा लें और हर कोई मेरी कार को देखे। अंकल यान कहते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है यंग मास्टर, मैं हर एक चीज को हैंडल कर लूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। जोयांग अपने बंगले से बाहर आता है और वो कार के पास जाकर कार को देखता है और कहता है, अंकल यान को ये कार कहाँ से नॉर्मल लगी। अंकल यान असल में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव कार लेकर आए होते हैं। वो आगे उस कार का गेट खोलते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर असल में हमारे पास सबसे चीप यही कार थी। ब्रो व्हाट, अगर ये चीप है तो एक्सपेंसिव कौन सी होगी। खैर, ये सुनने के बाद जोयांग अपने माथे पर हाथ रख लेता है और अपने मन में कहता है, तो अमीर लोग सबसे चीप कार इसे कहते हैं। वाओ। खैर, आगे वो कार में बैठ जाता है और स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। वो जिस भी रोड से गुजर रहा था, सारी पब्लिक का ध्यान उसकी कार पे जा रहा होता है। वो लोग इस कार को देखकर काफी हैरान होते हैं। सारे लोग एक ही बात कर रहे होते हैं, आखिर ये किस अमीर आदमी की कार है। जोयांग कार में बैठा हुआ कह रहा होता है, लोग कहते हैं उन्हें सुबह सुबह ट्रैफिक मिलता है, पर मुझे तो नहीं मिला। तभी उसके सिस्टम की स्प्रिट वापस से बाहर आता है और वो कहता है, होस्ट मुझसे बात करो, मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ। पर जोयांग इस सिस्टम की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो इस कार में मजे से बैठा होता है। पर तभी इन लोगों को रास्ते में ट्रैफिक मिल जाता है। जब जोयांग ये ट्रैफिक देखता है तो वो तुरंत कार से उतर जाता है। वो अंकल यांग से कहता है, आप घर वापस चले जाइए। जिस हाई स्कूल में मैं जा रहा हूँ वो मोडू यूनिवर्सिटी के करीब में है, तो मैं वहाँ पैदल चला जाऊंगा और इससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये कहकर जोयांग वहां से निकल जाता है। जोयांग वॉक करते करते जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेरी पिछली जिंदगी बहुत ज्यादा टफ थी। हर दिन मैं टेंशन में रहता था, पर अब मैं अमीर भी हूँ और ताकतवर भी। इसीलिए टाइम आ गया लाइफ को एंजॉय करने का। आखिर लाइफ मजे करने के लिए ही तो होती है। पर तभी उसकी नजर कहीं और चली जाती है। वो एक लड़की को रोते हुए देखता है, जो कि कीचड़ में सनी होती है। वो नदी के बहुत पास बैठी होती है और रोते हुए कह रही होती है, क्यों, आखिर सब मुझे ही परेशान क्यों करते हैं। आखिर मैंने उनके साथ क्या गलत करा है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे बंदे पर। उसकी भी आंखें अचानक से खुली होती हैं। वो कहता है, मुझे लगा था मैं मर गया हूँ। वो अपने हाथों को चेक करता है। वो अपने आसपास की जगह को भी देखता है। आगे फिर वो अपनी जेब से फोन निकालता है और आज की डेट देखता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो कहता है, ये तो 30 साल पहले का समय है। मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ। वेट, आज की डेट क्या है। अरे नहीं, मेरी बहन। वो तुरंत भागने लगता है अपनी छोटी बहन के पास जाने के लिए। वो कह रहा होता है, तुम कुछ भी मत करना, तुम्हारा बड़ा भाई वापस आ गया है, तुम बस ठीक रहना, मैं बस जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। तभी सीन वापस से जोयांग के ऊपर शिफ्ट होता है। वो उस लड़की के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम्हें कोई बुली कर रहा है। मुझे बताओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो लड़की कहती है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। मेरी पूरी जिंदगी ही एक मिस्टेक है, मेरी वजह से बस लोग परेशान होते हैं। ये सुनने के बाद जोयांग कहता है, तो तुम इन्हीं रीजंस की वजह से मरना चाहती हो। तुम नदी के पास खड़ी हो, क्या तुम नदी में जंप करने का सोच रही थी। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होगा। जब लोग डूब जाते हैं तो तुम्हें पता उनके साथ क्या होता है। उनकी जो बॉडी होती है वो बैलून जैसे पानी पर तैरती रहती है और वो चीज काफी ज्यादा वियर्ड और अगली लगती है। और अगर तुम यहाँ पर मर जाती हो तो तुम्हारी बॉडी 24 घंटों तक तो ऊपर ही नहीं आएगी। और जब वो ऊपर आएगी तब सारे लोग उसे देखकर डर जाएंगे। वैसे तुम किसी और तरीके से भी मर सकती हो। तुम प्रिंसिपल ऑफिस के रूफ से क्यों नहीं कूद जाती। जैसे ही तुम ये करती हो तुरंत न्यूज बन जाएगी। जोयंग भाई, ये कौन सा तरीका है मोटिवेट करने का। खैर, आगे जोयंग कहता है, अरे यार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। वो लड़की जोयंग से कहती है, क्या आप पागल हो थोड़े से। जोयंग कहता है, अरे कुछ नहीं, मैं अब ठीक हूँ। जोयंग आगे एक चॉकलेट निकालता है और उस लड़की को देते हुए कहता है, मेरा नाम जोयंग है, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं यहाँ पर हूँ। वो लड़की उस चॉकलेट को लेकर खाने लगती है और जोयांग को थैंक यू बोलती है और वो उसे अपना नाम बताती है। मेरा नाम लिनियो है, मैं स्पेशल फ्रेशमैन क्लास से हूँ। जोयांग लिनियो को अच्छे से देखता है और अपने मन में कहता है, स्पेशल क्लास तो अमीर बच्चों के लिए होती है। अब मुझे समझ आया वो लोग इसे बुली क्यों कर रहे हैं। जोयांग लिनियो से कहता है, मुझे सच बताओ, क्या स्पेशल क्लास के लोग ही तुम्हें बुली कर रहे हैं। लिनियो कहती है, हाँ, मेरा परिवार गरीब है, मैं टॉप ग्रेड्स की वजह से इस स्कूल में आई हूँ, इसीलिए वो मुझे हमेशा परेशान करते हैं। वो मेरी होमवर्क की कॉपी भी फाड़ देते हैं, यहाँ तक कि मुझे मारते भी हैं और मुझे सबके सामने घुटनों पर बैठाकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में रूमर्स फैलाते हैं और मुझे वर्थलेस लो लाइफ कहते हैं।
ये कहते ही लिनियू जोरों से रोने लगती है। ये सुनकर जोयांग को थोड़ा गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई। वो लिनियू का हाथ पकड़ता और कहता है, चलो चलते हैं तुम्हारे क्लास में और उन लोगों को सबक सिखाते हैं। ये सुनने के बाद लिनियू कहती है, नहीं प्लीज ऐसा मत करो, उनकी फैमिलीज काफी ज्यादा पावरफुल है। भाई तू कह भी किससे रही है, उसकी फैमिली इस कंट्री में सबसे ज्यादा पावरफुल है। जुयांग कहता है, मेरी बात सुनो, अभी के लिए मैं तुम्हारा बॉस हूँ, चलो देखते हैं कौन मेरी फैमिली से ज्यादा पावरफुल है। जोयांग अपने मन में कह रहा होता है, मैं मेन कैरेक्टर से तो नहीं भिड़ूंगा, पर इन बेकार के बच्चों को तो संभाल ही सकता हूँ। आगे से ही शिफ्ट होता है क्लासरूम में। सारे बच्चे आपस में मजे कर रहे होते हैं। वो लोग कुछ लोगों को बुली भी कर रहे होते हैं। जोयांग अपने पैर से कस के डोर पर किक मारता है, जिसकी वजह से सारे बच्चे डोर की तरफ देखने लगते हैं। जोयांग लिनियो को लेकर यहाँ पर आ जाता है। तभी क्लास की जो टॉप बुली होती है, एक लड़की, वो उठती है और कहती है, लिनियो तुम अपने साथ ये किसे लेकर आई हो, कहीं अब तुम पावरफुल तो महसूस नहीं कर रही। क्लास के सारे लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं, शिनली अब पक्का लिनियो को और परेशान करेगी। ये सुनने के बाद लिनियो अपने मन में कहती है, ब्रदर जोयांग भी मेरी वजह से फंस जाएंगे। जोयांग लिनियो से कहता है, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई बुली करे तो उनसे फाइट बैक करो, जितना तुम सहोगी ये लोग उतना ही बुरा करते जाएंगे। ये सुनने के बाद लिनियो अपने मन में कहती है, ब्रदर जोयांग सच में कमाल के हैं। जोयांग आगे उसी टॉप बुली के पास जाता है और उससे कहता है, तो तुम हो यहाँ की बॉस, तुमने ही सबसे पहले लिनियो को बुली करना स्टार्ट किया था। वो लड़की कहती है, हाँ मैंने ही करा था, मेरा नाम शिनली है, मैंने ही उसे बुली करा। अब बताओ तुम क्या कर सकते हो, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो, तुम्हें पता मेरा कजन कौन है। इसकी और बातें सुनने से पहले ही जोयांग एक कस के थप्पड़ लगाता है इसके। ये लड़की जमीन पर गिर जाती है। जोयांग कहता है, अगर तुम्हारा कजन कोई राजा महाराजा भी है तब भी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये सुनने के बाद शिनली काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरी कजन चेनलू है, तुम उसे जानते हो, वो इस कंट्री के सबसे अमीर फैमिली के साथ बहुत क्लोज है, वो जू फैमिली के वारिस के साथ काफी क्लोज है, मुंह बंद कर लो, वो वारिस यही है। खैर ये कहकर शिनली हंसने लगती है और कहती है, अब तो तुम गए, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। जोयांग जब ये बात सुनता है तो उसे इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज याद आती हैं। वो अपने मन में कहता है, इस लड़की ने चेनलू कहा, जिसके पीछे इस बॉडी का मालिक पागल था। वो सोच में पड़ जाता है और उस लड़की को लगता है कि जोयांग डर गया। वो उठती है और कहती है, लगता है तुम्हें पता चल गया कि मेरी कजन और जोयांग फैमिली कितनी क्लोज है। अभी मेरे सामने घुटनों पर आओ और मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर दूंगी। जोयांग वापस से इस लड़की के एक और थप्पड़ कस के लगाता है। वो लड़की शॉक हो जाती है। जोयांग कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा। जोयांग अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालता है और उसे अपना सोशल मीडिया अकाउंट दिखाता है और कहता है, अपनी आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूँ। ये देखकर वो लड़की हैरान पड़ जाती है। वो कहती है, आप तो जोयांग हो। उस लड़की का बिहेवियर तुरंत पलट जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे जोयांग, आपको पता है मेरी कजन चेनलू है, हम सब एक परिवार ही तो हुए। ये सुनने के बाद जोयांग इस लड़की को एक और थप्पड़ लगाता है और कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम अपने आप को मेरा परिवार बता भी कैसे रही हो। और अगर हम बात करें चेनलू की, तो भाड़ में जाए वो, मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि अब पूरी क्लास को पता चल चुका है कि जोयांग है कौन। उन सब की फट जाती है। वो लोग कह रहे होते हैं, जू फैमिली इस कंट्री की सबसे टॉप फैमिली है। तभी यहाँ पर टीचर आता है और पूछता है, तुम हो कौन। जोयांग कहता है, तुमने पूछा मैं कौन हूँ, मैं जोयांग हूँ, जाओ और मेरे बारे में पता करो, क्या अब मैं इस मामले को सेटल कर सकता हूँ। जोयांग सारे स्टूडेंट से कहता है, जाओ और अपने माँ बाप से कह दो कि आज रात वो मेरे घर है, ताकि हम डिस्कस कर सके कि तुम लोगों ने लिनियू के साथ क्या किया है। और अगर किसी के माँ बाप नहीं आए तो तुम लोग जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। जोयांग लिनियू का हाथ पकड़ता है और उसके सर पर हाथ रख के कहता है, लिनियू मेरी छोटी बहन है, अगर किसी ने दोबारा से हिम्मत करी इसे टच भी करने की तो मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही पूरे क्लास में हड़कंप मच जाती है। एक लड़की कहती है, लिनियू का बड़ा भाई जू फैमिली का एल्डेस्ट सन है, लिनियू का बैकग्राउंड तो काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर ये इतनी ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती थी तो इसे हमें पहले बताना चाहिए था। एक लड़का पीछे से कहता है, अब हम गए, हमें कोई नहीं बचा सकता, हमने जो फैमिली से पंगा ले लिया है। क्या मेरे डैड की कंपनी अब बर्बाद हो जाएगी, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। दूसरी लड़की अपने घुटनों पर गिर जाती है और कहती है, अगर मुझे पता होता लिनियू का बैकग्राउंड ऐसा है तो मेरी कभी औकात नहीं होती इसे परेशान करने की। तभी क्लासरूम में वही पर्सन भागते हुए आता है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। वो यहाँ का माहौल देखकर हैरान हो जाता है और असल में वो जिस छोटी बहन के बारे में बात कर रहा था वो छोटी बहन लिनियू ही होती है। वो तुरंत लिनियू के पास जाता है और उसे पकड़कर कहता है, लिनियू क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। अपने भाई को देखकर वो खुश हो जाती है और कहती है, भाई पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो अपनी छोटी बहन को गले लगा लेता और कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई अब वापस आ चुका है, मैं तुम्हें देखकर काफी खुश हूँ। लिनियू का बड़ा भाई अपने मन में कहता है, अच्छा हुआ कि लिनियू ठीक है,
मेरी पिछली जिंदगी में इसने पानी में कूदकर सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से मैं पागल हो गया था और मैंने सबसे रिवेंज लेने की कोशिश करी, पर आखिर में किसी ने मुझे गोली मार दी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं टाइम में वापस आ जाऊंगा। ये काफी अच्छा हुआ। तभी अचानक से जुयांग के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है। आपके पास एक इपिक लेवल का मेन कैरेक्टर डिटेक्ट किया गया है। सिस्टम की स्पीड तुरंत बाहर आ जाती है। वो जुयांग से कहती है, होस्ट मेन कैरेक्टर को अपने नीचे दबा दीजिए और उसका सारा लक चुरा लीजिए। इस मौके को बिल्कुल भी गवाइएगा मत, ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला। जुयांग ये सुनकर शौक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये नहीं हो सकता, एक रैंडम लड़की का भाई मेन कैरेक्टर है। अरे यार, मेरी किस्मत ही खराब है, पहले दिन ही एमसी के सामने आ गया। आगे ये तीनों स्कूल से बाहर आ जाते हैं। लिन यू जोयांग को अपने भाई से मिलवाती है। ब्रदर जोयांग, ये मेरा बड़ा भाई है लिन फैंग। लिन फैंग जोयांग से हाथ जोड़कर कहता है, मेरी बहन का साथ देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी नीड हो, बस मुझे बता देना। जोयांग अपनी सिस्टम स्पिरिट से पूछता है, ओए बच्चे, मुझे बता कि लिन फैंग का मेन कैरेक्टर कौन से टाइप का है। स्पिरिट मुस्कुराते हुए कहता है, अरे ये आगे चलकर एक एम्परर बनेगा, वो भी काफी स्ट्रॉन्ग। ये सुनने के बाद जोयांग कहता है, अरे नहीं, मुझे इन लोगों से दोस्ती नहीं बढ़ानी। और ये कहते ही जोयांग बहुत ही तेजी से यहाँ से भागने लगता है। सिस्टम स्पिरिट गुस्सा होता है और कहता है, होस्ट वहीं रुक जाओ, आखिर तुम भाग क्यों रहे हो? अभी वो बस एक नॉर्मल बंदा है। तुम भाग क्यों रहे हो? इसे आकर मारो। अरे वापस आकर इसे मारो। अरे तुम इतनी तेजी से भाग क्यों रहे हो? लिन फैंग जोयांग को भागते हुए देखकर कहता है, आखिर उसे हुआ क्या? वो अचानक से भाग क्यों गया? क्या मेरा चेहरा कुछ ज्यादा ही स्कैरी है? लिन्यू कहती है, पता नहीं ब्रदर जोयांग, अभी तो ठीक था, वो अचानक से भाग क्यों गया? तभी लिन फैंग को कुछ अजीब लगता है और उसकी आंखों के सामने भी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। वो सिस्टम बताता है, ये एक जोयांग प्रोटेक्शन सिस्टम है जो अब आपसे जुड़ रहा है। इस सिस्टम का बस एक ही काम है, जोयांग को प्रोटेक्ट करना। अगर तुम उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करते हो तो तुम परफॉर्मेंस बेस्ड अच्छे रिवॉर्ड्स अर्न कर पाओगे। न्यू बी गिफ्ट पैक आपको दिया जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, पी ग्रैंड मास्टर पावर अनलॉक हो चुकी है। और जैसे ही सिस्टम अपनी बातों को फिनिश करता है, लिन फैंग के भी चारों तरफ से एक लाइट निकलने लगती है। वो उसके पूरे शरीर में घूमती है और उसे भी पावर अप मिल जाता है। लिन फैंग अपने मन में कहता है, कोई भी सिस्टम स्टार कॉन्टिनेंट में 3000 सालों से नहीं आया था, पर अभी मुझे एक सिस्टम मिल गया और ये एक्चुअली प्रोटेक्ट जोयांग सिस्टम है। मुझे जोयांग को प्रोटेक्ट करना है। क्या इस सिस्टम की जोयांग से कुछ डील हुई है? तभी से ही शिफ्ट होता है जोयांग पे, जो कि स्ट्रीट पे घूम रहा होता है। उसकी सिस्टम स्प्रिट उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है, आखिर तुम कर क्या रहे हो होस्ट? जाओ और उससे लड़ाई करो। आखिर तुम किस बात से डर रहे हो? जोयांग कहता है, अरे बस भी करो यार, चुप रहो थोड़ा। क्या तुम्हें मेन कैरेक्टर से कोई दुश्मनी है? आगे जोयांग एक खाने की शॉप पर जाता है और कहता है, अरे बॉस, एक ग्रिल्ड सॉसेज तो करना और उसे थोड़ा ज्यादा स्पाइसी बनाना और उसमें बहुत सारी सॉस ऐड कर देना। उस शॉप का मालिक कहता है, मैं समझ गया, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी इसे बनाता हूँ। जोयांग अपनी सिस्टम स्पिरिट से कहता है, हर मेन कैरेक्टर अच्छा नहीं होता। अगर वो सेल्फिश हुआ तो मैं उससे जरूर फाइट करूंगा, पर हमें थोड़ा दिमाग से चलना होगा। मैं हर एक मेन कैरेक्टर पे अटैक नहीं कर सकता जिसे भी मैं देखूं। क्या हो अगर इस चक्कर में मैं मर गया तो? मैं पहली बार इतना पागल सिस्टम देख रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो सिस्टम स्पिरिट कहती है, ठीक है होस्ट, तुम जीत गए। तभी जोयांग का एक्स्ट्रा स्पाइसी सॉसेज तैयार हो जाता है। वो उसे खाते खाते आगे जाने लगता है और अपने मन में कह रहा होता है, मेरी पिछली जिंदगी में मैं कॉलेज नहीं जा पाया था। अगर मैं एग्जाम में फेल भी हो जाता हूँ, तब भी इस लाइफ में मैं कॉलेज जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है जोयांग के कॉलेज पर। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं। जोयांग भी अपने कॉलेज को देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है, टॉप कॉलेजेस सच में काफी बढ़िया होते हैं। मेरी कॉलेज लाइफ काफी बढ़िया होने वाली है। तभी जोयांग को यहाँ पर देखकर एक लड़की कहती है, ये मुझे फिर से यहाँ पर परेशान करने आ गया। और ये लड़की चेनलू होती है, जिसके पीछे इस बॉडी का असली ओनर पड़ा होता है। वो एक लड़के के साथ होती है और आगे वो कहती है, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ जोयांग, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। चेनलू को देखकर जोयांग अपने मन में कहता है, तो 3 सालों से इसके पीछे पागल था मेरी बॉडी का असली ओनर। अगर हम इसके लुक्स को नजरअंदाज कर दें तो इसकी पर्सनैलिटी तो बहुत ही बेकार है। क्या इस बॉडी का ओनर अंधा था? तभी सिस्टम का वापस से नोटिफिकेशन आता है, हमें एक रेयर मेन कैरेक्टर मिला है। सिस्टम स्पिरिट वापस से बाहर आ जाता है और कहता है, होस्ट अब इस मौके को हाथ से जाने मत देना। और ये रेयर मेन कैरेक्टर असल में वही लड़का होता है जो कि चेनलू के साथ था। जोयांग इसे देखने के बाद अपने मन में कहता है, ये तो वही प्रिटी बॉय है जो कि चेनलू के साथ है, तो ये भी एक मेन कैरेक्टर है। जोयांग अपनी सिस्टम स्पिरिट से पूछता है, पर ये रेयर मेन कैरेक्टर क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे ये कोई रैंक सिस्टम है। सिस्टम स्पिरिट बताता है, मेन कैरेक्टर्स नॉर्मल से रेयर तक होते हैं और उसके बाद और भी रैंक्स आती हैं, जैसे इलाइट, एपिक, लेजेंडरी, मिथ। टोटल 6 रैंक्स होती हैं। हर एक लेवल दूसरे वाले से स्ट्रांग होता है। रेयर क्लास फाउंडेशन टीयर होता है। इलाइट टीयर स्पिरिट डिवीजन होता है। लेजेंडरी टीयर ह्यूमन इमोर्टल होता है।
एपिक टियर गोल्डन इमोर्टल होता है और जो मिथ लेवल होता है वो तुम्हें इमोर्टल एम्परर बना देता है। खैर आगे चेनलू जोयांग के पास आती है और कहती है, जोयांग तुम मुझे स्टॉक करना कब बंद करोगे? मुझे ये सोचकर ही घिन आती है। मुझे तुम्हारी फैमिली से कोई मतलब नहीं है। जो बाकी के कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो इन्हें ऐसे देखकर आपस में बात करने लगते हैं। जोयांग वापस से चेनलू के पीछे पड़ गया। वो उसके पीछे 3 सालों से पड़ा है। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है, हाँ तुमने सही कहा। पर चेनलू जरा सा भी उसे भाव नहीं देती है। पर जोयांग उसके लिए कितना कुछ कर चुका है। अभी चेनलू की फैमिली के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ जोयांग की वजह से ही है। वो लड़की कहती है, एक सेकंड, ये लड़की मित्सुआ क्यों बन गई? खैर ये कहती है, तुमने सही कहा पर तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चेनलू ने सुन लिया तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। खैर जोयांग उस लड़की की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, तो ये है एक रेयर मेन कैरेक्टर। इसकी पावर्स इतनी भी बुरी नहीं है। ये एक इननेट लेवल पर है। क्योंकि जोयांग उस लड़के को देख रहा होता है इसीलिए चेनलू जोयांग पर चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम लियान को क्यों घूरे जा रहे हो? हमें पता चलता है उस बंदे का नाम लियान होता है। चेनलू कहती है, मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम उसे परेशान मत करना। क्या तुम सच में दोबारा से उसे परेशान करने का प्लान कर रहे हो? जोयांग कहता है, मैं उसे परेशान क्यों करूंगा? उसके बाद जोयांग अपने मन में कहता है, मुझे याद आया इस बॉडी का ओनर हमेशा उसे परेशान किया करता था। पर वो सही ही करता था। मैं इस बात पर उस पर प्राउड फील कर रहा हूँ। और क्योंकि अब उसकी बॉडी में मैं आ चुका हूँ तो मुझे थोड़ी थोड़ी असली वाले जोयांग जैसी एक्टिंग करनी होगी। मैं पहले बेशरम हुआ करता था पर अगर मैं मेन कैरेक्टर से भिड़ता हूँ तो उसके बाद मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता हूँ। जोयांग चेनलू से कहता है, शांत हो जाओ चेनलू। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अब से तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। अब से हम एक दूसरे के लिए अनजान हैं। अब से मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं जानता। ये सुनने के बाद चेनलू हैरान हो जाती है और वो कहती है, तुम कहीं मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? चेनलू अपने मन में कहती है, ये अब से सच में मेरे पीछे नहीं पड़ेगा। पहले तो ये बहुत चिपकू हुआ करता था। क्या आज इसने कुछ अजीब खा लिया है? जोयांग कहता है, तुम मेरी बातों पर भरोसा कर सकती हो। मैं अब से सच में तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगा। क्योंकि अब मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ना बंद कर दूंगा तो बंद कर दूंगा। तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। चन्नू हंसते हुए कहती है, ठीक है इस बार मैं तुम पर भरोसा कर ले रही हूँ। तभी जोयांग कहता है, पर अब क्योंकि तुम मुझसे कोई भी रिश्ता रखना नहीं चाहती इसीलिए मैंने तुम्हें जो कुछ भी दिया है वो वापस कर दो। तुम्हारी कमजोर चंद फैमिली सिर्फ हमारी वजह से सरवाइव कर पाई है। तुमने मेरे पैसों का खाना खाया और मुझसे काफी सारे गिफ्ट्स लिए। अब उन सबको वापस करने का टाइम आ चुका है। ये सुनकर चेनलू को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है, तो तुम अभी भी एक बेकार के लूजर ही हो जोयांग। सिर्फ लूजर्स ही अपने गिफ्ट्स को वापस मांगते हैं। क्या तुम एक मर्द भी हो? जोयांग अपना कोट सही करते हुए कहता है, तुम वो हो जो मुझसे रिश्ता खत्म करना चाहती हो। मैं बस उन चीजों को वापस ले रहा हूँ जो कि मेरी हैं। आखिर इसमें क्या बुरा है? एक लड़की दूर से ये बात सुन लेती है। ये लड़की मित्सुआ क्यों लग रही है? खैर ये लड़की कहती है, क्या सच में जुयांग चेनलू को चेस करना बंद कर देगा? ये तो एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है। दूसरा लड़का ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब तो चैन फैमिली को कोई नहीं बचा सकता। अगर जोयांग उस फैमिली को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो तो खत्म है। एक लड़का जिसके हाथ में फोन होता है वो कॉल करके सबसे कहता है, अरे गाइस अभी कॉलेज में कुछ खतरनाक हुआ है, मैं तुम लोगों को मिलने पर बताता हूँ। तभी जो लियान होता है वो चेनलू के सामने आ जाता है और कहता है, तुम एक लड़की को परेशान कर रहे हो जुयांग। ये करने के बाद क्या तुम सच में खुद को मर्द कह सकते हो? अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो मुझसे भिड़ो ना। लियन अपने मन में कह रहा होता है, अगर चेनलू के ऊपर से जुयांग का सपोर्ट चला गया तो मैं फायदा कैसे उठाऊंगा? मैं जुयांग को जीतने नहीं दे सकता। लियन अपनी पावर को रिलीज करता है। उसकी पावर के लेवल को देखने के बाद जुयांग अपने मन में कहता है, इतनी कम पावर और तुम इतने टफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो। जुयांग भी अपनी पावर को रिलीज करता है जिसकी फोर्स की वजह से लियन थोड़ा पीछे गिरने लगता है पर वो बीच में संभल जाता है। जुयांग कहता है, आखिर तू है कौन बे? तुझे लगता है तू मेरे लेवल का है? जुयांग को ऐसे देखकर लियन काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है, ये नहीं हो सकता, जुयांग तो एक लूजर था सेकंड जनरेशन का। क्या इस बंदे ने सेकंड जनरेशन का? मुझे सेकंड जनरेशन से जुहान सियोंग याद आ गया। खैर उसकी बात हम यहाँ नहीं करते हैं। लियन आगे अपने मन में कहता है, आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? तभी जुयांग के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने चूजन वन को क्रश कर दिया है। आपने मेन कैरेक्टर को डोमिनेट कर दिया है। आपका लक 300 से बढ़ा दिया गया है। जोयांग कहता है, हर कोई देख सकता है मैंने चेनलू को कितने अच्छे से ट्रीट किया था। क्योंकि अब मैंने उसे चेस करना बंद कर दिया तो उसका ये तो मतलब नहीं हुआ कि मैं उसे बुली कर रहा हूँ। ये किस तरह का तुम्हारा बेकार सा लॉजिक है? आखिर मैं अपनी चीजें तो वापस मांग रहा हूँ। जोयांग लियान से कहता है, मेरी बात सुनो लियान, एशियन टाइम्स में भी स्ट्रीट गर्ल्स को पता होता था कि एफर्ट्स को रिटर्न करना पड़ता है। तो तुम क्या ये कह रहे हो कि चेनलू उनसे भी बेकार है? ये सुनने के बाद चेनलू गुस्से में कहती है, जोयांग तुम बहुत घटिया हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? ये सुनने के बाद जोयांग कस के एक थप्पड़ इसके भी लगाता है। जो चीज देखकर चेनलू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की?
तुमने मुझे मारा कैसे? घटिया इंसान, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे मारा। जोयांग कहता है, क्योंकि अब हम कनेक्टेड नहीं हैं। तुम इस चेनलू, जरा अपनी औकात में रहिए। मैं जू फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? जोयांग लियान से कहता है, अपनी इस पागल औरत पर नजर रखना, इससे किसी को काटने मत देना। यह सुनने के बाद चेनलू काफी गुस्सा हो जाती है, पर लियान उसे पकड़कर कहता है, ओए ट्रबल मेकर, मेरी बात सुनो। आज जोयांग कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। जोयांग अपने मन में कह रहा होता है, मैं चैन फैमिली को दिए हुए सारे बेनिफिट्स वापस ले लूंगा। चैन फैमिली इतना आगे बढ़ पाई सिर्फ मेरी फैमिली की वजह से। मुझे तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, मेरे लोग इनकी फैमिली से डील कर लेंगे। ये क्या कर जोयांग वहां से जाने लगता है, पर वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं लियान को लिन फैंग से भिड़ा दूंगा। एक एपिक मेन कैरेक्टर वर्सेस एक रेयर मेन कैरेक्टर, उनकी फाइट सोच कर ही मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। तभी सिस्टम स्प्रिट वापस आ जाती है। वो जोयांग से कहती है, होस्ट तुम कहाँ जा रहे हो? चलो वापस कॉलेज चलते हैं और उस बंदे को और मार के आते हैं। तुमने अभी तक उसे अच्छे से मारा नहीं है। वापस चलो और उसे और मारो। ये कैसा सिस्टम है यार? खैर ये स्प्रिट आगे कहती है, क्योंकि तुम मेन कैरेक्टर से भिड़ना नहीं चाहते हो, पर इस बार तुम भिड़े, इसीलिए इस मौके का फायदा उठाओ और उसे और मारो और अपने लक पॉइंट्स को बढ़ा लो। खैर आगे जुयांग अपने सिस्टम से पूछता है, हे बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या मैं फ्यूचर में इमोर्टल एम्परर बन सकता हूँ? सिस्टम स्प्रिट कहता है, हाँ हाँ तुम जरूर बनोगे, बस तुम्हें मेन कैरेक्टर्स को खूब मारना है। प्रीवियस एम्परर तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद जुयांग कहता है, ठीक है तो मुझे प्रीवियस एम्परर के लेवल का बना दो, मैं बिल्कुल वाइल्ड बन जाऊंगा और जैसा तुम चाहते हो मैं सारे मेन कैरेक्टर्स को खूब मारूंगा। मैं तुम्हें सारी एक्सपी दे दूंगा, तो ये कैसा है? चलो भी यार अब इसके बारे में सोचो, चाहे फ्यूचर में या अभी मुझे इमोर्टल एम्परर तो बनना ही है, तो हम लोग एक अलग रास्ते को ट्राई कर सकते हैं। मैं पहले एम्परर बनूंगा और फिर तुम्हारी मदद करूंगा ताकि तुम मेन कैरेक्टर्स का लक ले पाओ। लक पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे, इसीलिए मैं एम्परर की पावर को लॉस नहीं करूंगा। हमें दूसरे रास्ते पर ही चलना चाहिए। सिस्टम स्प्रिट ये सुनने के बाद कहता है, होस्ट क्या तुम पागल हो गए हो? ठीक है तुम्हें जो करना है करो, अगर तुम्हें मेन कैरेक्टर से नहीं भिड़ना तो मत भिड़ो, तुम जीत गए मुझसे। सिस्टम स्प्रिट से ये सुनने के बाद जुयांग अपने मन में कहता है, अरे यार मैं अभी भी किसी को रेज बेट नहीं कर पाता हूँ। अगर मेरी जगह लुआ होता तो वो सिस्टम को इतना रेज बेट कर देता कि सिस्टम उसे तुरंत पावर दे देता। तभी जुयांग देखता है, आगे रास्ते में एक जगह पर भीड़ जमा हुई होती है। वो कहता है, आखिर वहां पर क्या हुआ है? तभी हम उस भीड़ के बीच में देखते हैं, एक बूढ़ा आदमी रास्ते में पड़ा होता है। सारे लोग उसे देख रहे होते हैं। जुयांग भी उस भीड़ के बीच में जाता है और वो उस बूढ़े आदमी को पहचान जाता है। वो अपने मन में कहता है, ये तो एक्स मेयर मिस्टर मू है। अरे यार ये सेटअप तो मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये पूरी स्टोरी मैंने किसी मानवा में पढ़ी थी। अगर ये वही मानवा है तो फिर प्लॉट के हिसाब से एक वाइल्ड मेन कैरेक्टर शो अप होने वाला है। जोयांग की ये कहते ही हम एक बंदे को भीड़ के बीच में देखते हैं जो कि अपने कंधों पर सब्जी लेकर आ रहा होता है। वो सारे लोगों से कह रहा होता है, साइड हटो। उसे देखते ही जोयांग का सिस्टम पॉपअप होता है। हमें एक रेयर लेवल का चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी मिला है, यानी मेन कैरेक्टर। इसका नाम है चू लिंग टियान। सिस्टम स्प्रिट इस मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है, होस्ट अभी काफी भीड़ है, इसीलिए चुपके से जाकर इसे मारने लगो। ये सिस्टम पागल है भाई। खैर इस बंदे को देखने के बाद जुयांग अपने मन में कहता है, क्या इस दुनिया में बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स हैं? आखिर ये किस तरीके की दुनिया है? हर जगह मेन कैरेक्टर्स हैं। सिस्टम स्प्लिट बताता है, अरे इस दुनिया में इतने सारे मेन कैरेक्टर्स इसलिए हैं क्योंकि ये आखिरी दुनिया है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। होस्ट जाओ और उसे मारने लगो। जुयांग आखिरी दुनिया सुनकर कहता है, ये आखिरी दुनिया, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? सिस्टम स्प्लिट उस बात को मजाक बोल देता और कहता है, अरे कुछ नहीं होस्ट, तुम जाकर चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को अपने नीचे दबा लो। हम देखते हैं वो मेन कैरेक्टर यानी लिंगटियान उस बूढ़े आदमी को चेक करने लगता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे चेक करता है, और उसे चेक करने के बाद वो कहता है, इनकी पल्स तो ठीक चल रही हैं। जुयांग उससे कहता है, हे ब्रो क्या तुम ये हैंडल कर सकते हो? अगर तुम नहीं हैंडल कर सकते तो मुझे बता दो, मैं एम्बुलेंस को बुला लूंगा। लिंगटियान जुयांग को देखकर तुरंत पहचान जाता है और वो अपने मन में कहता है, अरे ये तो जुयांग है, जू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, जो कि काफी फेमस है एक लड़की के ऊपर सिम्प करने के लिए। हर कोई अमीर लोग इसके बारे में ही बात करते हैं। क्या ये सच में वही जुयांग है? खैर मुझे क्या, लिंगटियान कहता है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। जुयांग अपने बाल सही करते हुए कहता है, मैं एम्बुलेंस इनके लिए नहीं बुला रहा था, बल्कि मैं तुम्हारे लिए बुला रहा था। जो तुम्हारे पास बेहोश पड़े हैं वो एक्स मेयर मिस्टर मो है। मुझे डर है अगर तुम उन्हें ठीक नहीं कर पाए और वो मर गए तो मो फैमिली तुम्हें कुत्तों की तरह मारेगी। इसीलिए मैं पहले से ही एम्बुलेंस को बुला रहा हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। ये सुनने के बाद लिंगटियान कहता है, डैम तुम मेरी सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस को बुला रहे हो? मैं चू लिंगटियान हूँ, द ड्रैगन किंग, और तुम्हारे हिसाब से मैं एक बूढ़े आदमी को बचा भी नहीं सकता। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? लिंगटियान अपनी हीलिंग पावर का यूज करता है और उसके ऐसा करते ही वो बूढ़ा आदमी तुरंत उड़ जाता है।
पर उस बूढ़े आदमी को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। जुयांग उससे पूछता है, मिस्टर मो, आखिर आपको हुआ क्या है? आप यहाँ पर अकेले हो, आपके साथ कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है। जुयांग को देखते ही मिस्टर मो जुयांग को पहचान जाते हैं। वो कहते हैं, मैं बस बाहर टहलने के लिए निकला था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अचानक से चेस्ट में टाइटनेस महसूस होगी। बूढ़ा होना सच में आसान बात नहीं है। ये कहकर वो उठने लगते हैं। जुयांग एक स्माइल करता और कहता है, मिस्टर मो प्लीज ऐसी बातें मत करिए। अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा मैजिक सिटी के लिए। आप अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करिए, कुछ खूबसूरत लड़कियों से मिलिए और मजे करिए। ये सुनने के बाद मिस्टर मो कहते हैं, मैं ऑलरेडी रिटायर हो चुका हूँ, अब इस सिटी को क्या ही नुकसान होगा। ओह हाँ, मुझे तुमसे पूछना था, क्या तुम मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी जा रहे हो? मुझे पता है तुम वहां जाकर फिर से लड़कीबाजी करोगे। अब तक तो तुम्हें एक गर्लफ्रेंड ढूंढ लेनी चाहिए थी। ये सुनने के बाद जुयंग अपने मन में कहता है, ये चालाक लोमड़ी साफ साफ मुझे लौंडी आवाज कहना चाह रहा है। जुयांग मिस्टर मो से कहता है, मैंने लड़कियों के पीछे पड़ना छोड़ दिया है, मैंने अपने एटीट्यूड को बदल दिया है। पर मिस्टर मो, मैं जू फैमिली का एल्डेस्ट सन हूँ। क्या अपर क्लास के लोग यही सारी एम्बैरेसिंग चीजों को जानते हैं? मिस्टर मो अपने मन में कहते हैं, इसको कैसे बताऊं, सिर्फ अपर लेवल में नहीं बल्कि मिडिल लेवल के लोग भी ये सब जानते हैं कि तुम्हारे सर पर किसी गधे ने लात मारी थी और तुम ऐसी लड़की के पीछे पड़े थे जो तुम्हें भाव भी नहीं देती थी। खैर, आगे मिस्टर मो लिंगटियान से कहते हैं, अरे मेरे छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? लिंगटियान उन्हें अपना नाम बताता है। उसका नाम सुनने के बाद मिस्टर मो कहते हैं, तुम्हारा नाम तो काफी सॉलिड है। इस नाम का मतलब होता है कि तुम आसमान के लिए एम कर रहे हो। एक सेकंड रुको, ऐसा लगता है मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है, जाना पहचाना लगता है। ये सुनने के बाद जुयांग अपने मन में कहता है, लिंगटियान नाम मुझे भी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। मैंने ये नाम कहाँ सुना था, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, आगे मिस्टर मो अपना फोन निकालते हैं और हंसते हुए कहते हैं, ये लड़का काफी अच्छा है और इसका दिल भी काफी अच्छा है। लिंगटियान, तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो, ये हमारे फ्यूचर कनेक्शन के लिए अच्छा है। लिंगटियान अपना फोन निकालते हुए कहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अभी आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ। ये कहते हुए लिंगटियान एक स्माइल करता है, जिसे देखने के बाद जुयांग कहता है, ये स्माइल ये भी काफी अपनी अपनी सी लग रही है, ये चीज काफी स्ट्रेंज है। मिस्टर मोस की स्माइल देखकर कहते हैं, इसकी स्माइल इतनी क्रीपी क्यों लग रही है? खैर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देने के बाद लिंगटियान अपना फोन वापस से अपनी जेब में रख लेता है और अपनी सब्जियों को उठाकर यहाँ से निकल जाता है। और इसके जाते ही जुयांग को याद आ जाता है। वो अपने मन में कहता है, मुझे अब याद आया, ये तो क्रिकेट माउथ ड्रैगन किंग है, यान फैमिली का यंशियल लूजर सन इन लॉ, एक लेजेंडरी ड्रैगन किंग जिसने यान फैमिली में शादी करी थी। तभी से ही शिफ्ट होता है लिंगटियान के ऊपर। वो भागते भागते एक जगह पर रुक जाता है। वो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि जुयांग से मिलने के बाद उसका भी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसका सिस्टम भी लिन फैंग जैसा होता है। वो उसे जुयांग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। इस सिस्टम का भी बस एक ही काम होता है, जुयांग को प्रोटेक्ट करना। अगर तुम अच्छा करते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसे भी बिगिनर पैक मिल जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपको पी ग्रैंड मास्टर पावर मिल चुकी है। और ये सब होते ही लिंगटियान की बॉडी के पास से भी अजीब लाइट निकलने लगती है जो कि उसे पावर अप दे देती है। सिस्टम को देखकर लिंगटियान काफी खुश हो जाता है और वो कहता है, ये तो एक सिस्टम है, मैं अब अमीर बन जाऊंगा। एक सेकंड को, मेरी वाइफ पहले से अमीर और खूबसूरत है, मैं ऑलरेडी अपने सपनों की जिंदगी जी रहा हूँ। लिंगटियान सिस्टम को देखकर कह रहा होता है, आखिर ये प्रोटेक्ट जोयांग वाला क्या सीन है? आखिर ये सिस्टम है क्या? क्या जोयांग और ये सिस्टम मुझसे कुछ छुपा रहा है? सिस्टम कहता है, सिस्टम तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तुम बस अपने ड्रैगन किंग होने की ड्यूटीज निभाओ। और वैसे भी ड्रैगन किंग होना लॉ को ब्रेक करता है। ये देखने के बाद लिंगटियान कहता है, वैसे ये कह तो सही रहा है। एक सेकंड रुको, मैंने कभी भी लॉ को ब्रेक नहीं किया, तो फिर मैं क्यों डरूं? लिंगटियान भागते हुए जाने लगता है और कह रहा होता है, मैं जोयान को प्रोटेक्ट करूं, मेरा कद्दू करे ये काम, मैं तो घर जाकर अपनी सुंदर सी बीवी के साथ डिनर करूंगा। और वैसे भी जुयांग पहले से स्ट्रांग है, तो उसे प्रोटेक्शन की क्या ही जरूरत। हम जुयांग को देखते हैं, जो कि खड़ा होता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, यंग मास्टर जुयांग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जब जुयांग पलट कर देखता है तो ये लिन फैंग होता है, जो कि उसे हाई करते हुए उसके पास आ रहा होता है। जुयांग कहता है, अरे ये तो ब्रदर लिंग फैंग है। लिन फैंग कहता है, आपका शुक्रिया यंग मास्टर जो, अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरी बहन क्या कर चुकी होती। जुयांग कहता है, अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब मेरे बेकार के पेरेंट्स दुनिया घूम कर आ जाएंगे तब लिन यू उन्हें अपना गॉड पेरेंट्स कह सकती है। मतलब जुयांग अपने मॉम डैड से लिन यू को अडॉप्ट करवाएगा। ये सुनने के बाद लिन फैंग शॉक हो जाता है और कहता है, तुम सच में ये करोगे? जुयांग लिन फैंग को पकड़ता और कहता है, जिन लोगों ने लिन यू को बुली करा था उनके माँ बाप को मैंने आज अपने घर पर बुलाया है। लिन यू को वहां पर होना जरूरी है और तुम्हारा भी, तुम उसे लेकर मेरे घर आ जाना। ये लोग स्कूल में बुली करते हैं, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। लिन फैंग ये सुनने के बाद अपने मन में कहता है, मुझे लगा था अमीर लोग बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं, पर मैं गलत था। यंग मास्टर जुयांग सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। मुझे हैरानी नहीं है कि ये जू फैमिली के वारिस हैं। लिन फैंग अपने सर को झुकाकर जुयांग का शुक्रिया बोलता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिन यू, और मैं आपकी काइंडनेस को हमेशा याद रखेंगे।
जुयांग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अरे कोई ना, तुम मुझे जुयांग बुला सकते हो। कम ऑन यार, ये नया जमाना है, गुलामों जैसे मुझसे बातें मत करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लिन फैंग अपने माथे पर हाथ रखता है और अपने मन में कहता है, पर मैंने कब कहा कि मैं स्लेव हूँ? शायद से जोयांग को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जोयांग कहता है, लिन फैंग तुम भी मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में हो है ना? तुम्हें पता तो होगा मेरी रेपुटेशन कैसी है स्कूल में। ये मेरे लिए काफी मुश्किल होता है। मैं पहले बहुत बड़ा लौंडिया बाज हुआ करता था, जबकि मैं जू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मैंने लड़कियों के लिए बहुत सारी स्टूपिड चीजें करी हैं। ये चीज सुनने के बाद लिन फैंग अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है कि चेनलू ने इसे रिजेक्ट कर दिया है। जुयांग कहता है, पर मैंने आज चेनलू से ब्रेकअप कर लिया। भाई तो उसके साथ रिलेशनशिप में कब था? खैर आगे जुयांग कहता है, और मैंने उसे थप्पड़ भी मारा। ये सुनने के बाद लिन फैंग काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है, तुमने उसे थप्पड़ मारा और तुम रिजेक्ट भी नहीं हुए? ये प्लॉट कोई सेंस नहीं बनाता। आगे जुयांग कहता है, मैंने चेनलू से रिश्ता खत्म कर दिया है। लिन फैंग तुम रो क्यों रहे हो? मैं आज लिनियू से मिला और उससे मिलने के बाद मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। ब्रदर ली फैंग मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। इसके बाद जुयांग अपने मन में कहता है, मेरे ओल्ड किंग जो कि यहाँ पर रीबर्थ लेकर आए हो, मैं तुम्हारे साथ चिपका रहूंगा ताकि मुझे किसी भी चीज की चिंता ना करना पड़े। लिनियो के बारे में सुनने के बाद लिन फैंग कहता है, हे जुयांग तुम कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रहे हो? तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो और तुम जो कुछ भी कहोगे मैं वो सब करूंगा, पर लिनियो को इस सब से दूर रखो। लिन फैंग अपने मन में सोचने लगता है और कहता है, मुझे पता था तुम मेरी छोटी बहन के पीछे हो, पर मैं लिनियो के लिए तुमसे लड़ूंगा। लिन फैंग कहता है, लिनियो को जाने दो। जुयांग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद जुयांग अपने मन में कहता है, अरे क्या हुआ बड़े भाई तुम्हें? अब क्योंकि लिनियो मुझसे जुड़ जाएगी, पर उसके बड़े भाई तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अच्छा बर्ताव करो और मेरे साथ रहो, तुम अब से मेरा ध्यान रखने वाले हो। लिन फैंग अपने मन में कह रहा होता है, तुम मेरी बहन के लुक्स के पीछे हो है ना? मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं नहीं करने वाला तुम्हें प्रोटेक्ट, बल्कि मैं आज तुम्हें पीटूंगा। लिन फैंग काफी तेजी से जोयांग की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, जोयांग आज मैं तुमसे पूरी ताकत से फाइट करूंगा। पर जोयांग उसे रोकते हुए कहता है, अरे यार तुम ये सब क्यों कर रहे हो? लिन फैंग कहता है, आखिर मैं गुस्सा क्यों ना हूं? तुम मेरी छोटी बहन के पीछे पड़े हो, तो क्या हुआ अगर तुमने उसकी जान बचाई है? तो तुम इसका इस्तेमाल करके उससे हाँ नहीं कहलवा सकते हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। ये सुनने के बाद जोयांग कहता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो यार? तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरा कहने का मतलब था लिनियो मेरी फैमिली बन जाएगी, यानी मेरी छोटी बहन। समझ में आया? ये सुनने के बाद लिन फैंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो कहता है, तो तुम्हारा ये मतलब था? तुम्हें ये पहले कहना चाहिए था। तुमने फालतू में मुझे डरा दिया, मुझे लगा तुम मेरी बहन के पीछे पड़े हो। खैर इन सारी बातों पर ध्यान ना देते हुए जुयांग पूछता है, लिन फैंग क्या तुम उस लड़के को जानते हो, लियान को, जो कि चेनलू के साथ रहता है? उस लड़की ने मेरा सारा फैमिली मनी उस लड़के पे खर्च करा है। तुम जाकर उससे निपट सकते हो मेरे लिए, उसे वाइप आउट कर दो। ये सुनने के बाद लिन फैंग अपने मन में कहता है, टाइम में पीछे आने से पहले मैंने कम से कम हजारों जाने लिए हैं, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। पर यंग मास्टर जू के लिए एक रेगुलर गाय को हैंडल करना तो ईजी होना चाहिए, तो ये मुझसे क्यों मदद मांग रहे हैं? ये चीज मुझे जर्नी टू द वेस्ट जैसी वाइब क्यों दे रहा है, जब कोई किसी और को ऑर्डर्स देता है मॉन्क और उसके क्रू को मारने का। लिन फैंग जोयांग से कहता है, तुम्हारे पास पैसा है और पावर भी। एक एवरेज पर्सन से डील करना तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, तो तुम मुझे क्यों ऑर्डर दे रहे हो? ये सुनने के बाद जोयांग कहता है, आज अ पर्सन तुम्हारे में कॉन्शियस होना चाहिए। मैं हमेशा बात मानता हूँ, लॉ और रूल्स को मानता हूँ। आखिर मैं ऐसी चीजें कैसे कर सकता हूँ? ये सुनने के बाद लिंग फैन कहता है, तुम लॉज और रूल्स को मानते हो, पर फिर भी तुम चाहते हो कि मैं किसी को मारूं, और तुम्हें ये कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही है? यार थोड़ी शर्म करो। तभी बीच में जुयांग कहता है, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें उसे सच में मारने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, बस उसे थोड़ा परेशान करो और उसे थोड़ा नीचे गिरा दो अगर तुम कर सकते हो तो। ये कहने के बाद जुयांग अपने मन में कहता है, मैं पिछले एम्परर का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं मेन कैरेक्टर को गिरा सकूं। ये एक सॉलिड मूव है। वो अपने सिस्टम स्प्रिट से पूछता है, सिस्टम क्या ये ऑपरेशन के तौर पर काउंट होगा? इसके लिए लक की वैल्यू नहीं होगी क्या? ये सुनने के बाद सिस्टम स्प्रिट कहता है, ठीक है तुम जीत गए, मैं इसे काउंट करूंगा। तुम्हारे साथ रह रहकर मेरा भी मेहनत करने का मूड नहीं है। आगे लिनफैंग कहता है, ठीक है मुझ पे वैसे भी तुम्हारा एहसान है, पर मुझे एक बात बताओ, तुम ये सब चेनलू की वजह से तो नहीं कर रहे हो ना? और मेरा इस्तेमाल करके रिवेंज तो नहीं ले रहे हो ना? ये सुनते ही जुयांग कहता है, अगर मैं बेवकूफ हो तो क्या तुम भी बेवकूफ हो गया? अगर मैंने मूव ऑन ना किया होता तो मैं उससे ब्रेकअप ही क्यों करता? और हाँ आज रात मेरे घर आना मत भूलना, मेरे घर का एड्रेस तो पता ही होगा तुम्हें। ये कहकर जुयांग यहाँ से चला जाता है। लिन फैंग पीछे कह रहा होता है, तो तुमने एडमिट कर लिया कि तुम बहुत बड़े लौंडिया बाज हुआ करते थे, और मैं तुम्हारे लिए बस एक टूल हूँ। चलो यार इसे भूल जाते हैं। उसने मेरी मदद करी थी तो मुझे उसका एहसान चुकाना होगा। लियान को क्रश करना इतना भी मुश्किल नहीं है। सीन वापस से जुयांग के ऊपर आ जाता है। वो अंकल यान को कॉल करता और कहता है, अंकल यान आप मिडिल स्कूल के एफिलिएटेड गेट के पास आकर मुझे पिक कर लीजिए। हम अंकल यांग को देखते हैं जो कि काफी खुश लग रहे होते और कहते हैं, यंग मास्टर क्या आपने सच में चेनलू को चाटा मारा और उससे ब्रेकअप भी कर लिया? जब आपके माँ बाप को ये बात पता चलेगी तो वो काफी हैरान होंगे। यंग मास्टर आप सच में अब बड़े हो चुके हैं।
इन दिनों आप लड़कियों के पीछे नहीं भाग रहे हैं। ये देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। अंकल यान रोने तक लगते हैं। उनका रोना फोन पर सुनकर जुयांग बोलता है, अंकल यांग अब बस करिए और रोना बंद करिए और जल्दी मुझे लेने आइए। और हाँ, मुझे आपको एक गुड न्यूज़ बतानी थी। मुझे एक छोटी बहन मिल गई है। उसका नाम लिनियू है। वो और उसका भाई आज रात हमारे घर आ रहे हैं। ये सुनने के बाद अंकल यान हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, न्यू सिस्टर? यंग मास्टर, क्या आपका दिमाग खराब हो चुका है? चैनलू को डंप करने के बाद मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। असल में अंकल यांग को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उनको लगता है शायद से जुयांग लिनियो के पीछे पड़ा है। जुयांग फोन पर बोलता है, अंकल यांग, क्या आपको मैं इतना डेस्परेट लगता हूँ? ओवर थिंकिंग करना बंद करिए। वो बस मेरी एक छोटी बहन है। और हाँ, आज रात अच्छे से तैयारी करके रखिएगा। खैर, आगे सीन शिफ्ट होता रात में। लिनफैंग अपनी बहन के साथ जुयांग के घर आ चुका होता है। काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स एंट्रेंस पर खड़े होते हैं। वो गार्ड्स उनसे कहते हैं, आप दोनों यंग मास्टर जुयंग के मेहमान हैं, प्लीज अंदर आइए। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। हम जुयांग को देखते हैं जो कि एक सोफे पर बैठा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, डैम, नॉवेल्स फेक होती हैं। उसमें लिखा था कि यहाँ के पीपल सारे क्लूलेस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेन कैरेक्टर अपनी अपनी जगह पर चले जाए। लगता है सब वेस्ट हो गया। तभी लिन फैंग वहां आ जाता है जहाँ पर जुयंग बैठा होता है। वो जुयंग का चेहरा देखकर अपने मन में कहता है, आखिर ये इतना डिसअपॉइंटेड क्यों लग रहा है? क्या ये हमें यहाँ पर बुलाना नहीं चाहता था? तभी हम उन सारे बुली करने वाले बच्चों के पेरेंट्स को देखते हैं। वो सारे के सारे काफी हैरान और काफी गुस्से में होते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उनके बच्चों ने ऐसा कुछ करा है। वो थोड़े से निराश भी लग रहे होते हैं। हम उनकी आंखों में गिल्ट देख सकते हैं। एक आदमी कहता है, मेरे बेटे ने ये सब करा। जब मैं घर वापस जाऊंगा तब मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। लिन फैंग भी बैठा होता है और वो काफी गुस्से में होता है क्योंकि अब जाकर असल में उसे पूरी बात पता चलती है। वो अपने मन में कहता है, इन सारे कमीनों की वजह से लिन्यू काफी सफर कर चुकी है और उसने मुझे कभी बताया भी नहीं। वो बस 16 सालों की है। आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और स्पेशली वो पर्पल बालू वाली लड़की। आखिर वो मेरी प्यारी सी बहन को कैसे हर्ट कर सकते हैं? अंकल यांग अपने मन में सोच रहे होते हैं। वो कमीने बच्चे कुछ ज्यादा ही हद से बाहर निकल गए। यंग मास्टर ने बिल्कुल सही चीज करी। उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। आज हम उनकी फैमिलीज को बर्बाद कर देंगे। जुयांग कस के टेबल पर अपना हाथ मारता है। वो टेबल टूट जाता है। जुयांग उठता है और कहता है, मैं तुम लोगों की बकवास सुनकर थक चुका हूँ। जुयांग को टेबल तोड़ते हुए देख अंकल यांग काफी हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, आखिर ये क्या था? यंग मास्टर आखिर मार्शल आर्टिस्ट कब बने? मैंने उन्हें बचपन से देखा है, तो मुझे कैसे नहीं पता चला कि वो ये सब भी कर सकते हैं? जुयांग काफी गुस्से में होता है और वो कहता है, अभी मैं तुम सारे पेरेंट्स से पूछना चाहता हूँ, आखिर किस तरह की एजुकेशन तुम तुम्हारे बच्चों को देते हो? तो मुझसे सुनो कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। वो नकली हैं और चालाक हैं। वो लालची हैं और बदतमीज हैं। बेशरम और सेल्फिश हैं। सारे पेरेंट्स अपना सर झुकाकर खड़े होते हैं। जुयांग कहता है, बच्चे माँ बाप की कॉपी होते हैं। इसका मतलब है तुम लोग भी उन्हीं के जैसे हो गए। जब वो बच्चे थे तब से ही उन्हें बिगाड़ना, यही सब तो करा है तुम लोगों ने। और जब भी वो कोई गलती करते थे तो तुम लोग कहते होगे कि वो बस बच्चे हैं। मेरी बात सुनो, एक दिन तुम्हारे बच्चे बड़े होकर तुमको ही काटेंगे। अगर तुम उन्हें अभी नहीं सिखाते हो तो मैं सिखाऊंगा। जुयांग को ऐसे रिएक्ट करते हुए देख लिन्यू अपने मन में कह रही होती है, ब्रदर जुयांग, आप कितने अच्छे हो। आप इतने गुस्से में हो मेरे लिए कभी किसी ने इतना कुछ नहीं करा। जुयांग को ऐसे रिएक्ट करते देखकर लिन फैंग भी काफी खुश होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, काफी अच्छा हुआ कि मैं जोयांग से मिला। अब कभी भी कोई लिन्यू से बदतमीजी नहीं करने वाला। यहाँ पर वो पर्पल बालों वाली बुली लड़की भी आई होती है। वो कहती है, यंग मास्टर जो, मैंने माफी मांगी जबकि मैं नहीं मांगना चाहती थी। आखिर आपको और क्या चाहिए? मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी कजन को आपसे दूर रखूंगी। हमने माफी मांग ली है, इतना काफी होना चाहिए। क्या हुआ अगर आप सबसे अमीर हुए तो? मुझे अब हैरानी नहीं हो रही है जब चेनलू कहा करती थी कि आप सब लोग जाहिल हैं, क्योंकि उस पर्पल बालों वाली लड़की ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया होता है। इसीलिए उसके डैड तुरंत उसके पास आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देते हैं और कहते हैं, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? जल्दी करो और यंग मास्टर जू से माफी मांगो। इस लड़की को ऐसा बोलते देख जोयन अपने मन में कहता है, ये लड़की तो सच में काफी बोल्ड है। वो लिंग फैंग की तरफ देखता और कहता है, ये जरूर से लिंग फैंग के मेन कैरेक्टर के ऑरा के अंडर होगी, वरना ये ऐसे एक्ट ना करती। लिन फैंग अपने मन में कह रहा होता है, ये लड़की पागल है। किसी और की तो हिम्मत भी नहीं हो रही यहाँ पर कुछ बोलने की, पर सिर्फ यही अकेली लड़की है जो कि मुसीबत को दावा दे रही है। जोयांग कहता है, फालतू की बकवास बंद करो और उन बातों को याद रखना जो मैंने कही है। लिनियो मेरी छोटी बहन है। जब मेरे पेरेंट्स वापस आ जाएंगे तो मैं उसके लिए एक सेरेमनी होस्ट करूंगा। उसके बाद वो ऑफिशियली जो फैमिली की गॉड डॉटर बन जाएगी। तुम लोग बच्चों को सही से सिखा नहीं पाते हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अंकल यान, आपको पता है ना आपको क्या करना है? अब आप सारे मेहमानों को बाहर भेज सकते हैं। अंकल यांग कहते हैं, ठीक है यंग मास्टर, मैं समझ गया। उसके बाद वो सारे बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इन मेहमानों को पकड़ लो। वो बॉडीगार्ड्स तेजी से उन मेहमानों की तरफ जाने लगते हैं। जोयांग कहता है, मैंने आपसे उन्हें बाहर भेजने के लिए कहा था, ना कि पकड़ने के लिए। अंकल यांग कहते हैं, यंग मास्टर, मैं सब समझ चुका हूँ। ये सुनने के बाद जोयांग अपने मन में कहता है, नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं आया है। तुमसे मैंने कहा ही क्यों
वो बॉडीगार्ड सारे लोगों को पकड़ने लगते हैं और उन्हें घसीट कर एक कमरे में ले जाते हैं। वो सबको जमीन पर बैठा देते हैं। अंकल यांग एक क्रीपी स्माइल देते हैं और कहते हैं, तुम लोग चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाते हैं? अगर वो तुम्हें तेजी से मारे तो समझ जाओ ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हें चीजें याद नहीं रहेंगी जब तक हम तुम्हें सबक ना सिखाए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर की फैमिली की बेइज्जती करने की? लिन फैंग जोयांग के पास आता और कहता है, तुम्हारा शुक्रिया ब्रदर, तुमने लिनियू के लिए काफी कुछ करा है। जोयांग उसे बीच में रोक कर ही कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? छोड़ो यार वो सब, तुम्हें जो करना है करो, पर तुम लिन्युई को खुद के साथ सफर करने नहीं दे सकते। जोयांग तुरंत अंकल यांग को बुलाता है और उसकी एक आवाज से अंकल यांग भागते हुए उसकी तरफ आने लगते हैं। वो भागते भागते कह रहे होते हैं, यंग मास्टर क्या मेरे लिए कुछ ऑर्डर्स हैं? अंकल यांग को इतनी जल्दी यहाँ पर देखकर जोयांग हैरान हो जाता है। अंकल यांग कहते हैं, आपको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए क्या? मुझे बताइए जो भी आपको चाहिए। जोयांग इनको देखकर अपने मन में कहता है, ये तो मेरे बुलाते ही तुरंत आ गए। वो आगे लिन्युई के साथ खड़ा होता और कहता है, अंकल यांग सब कुछ अरेंज करिए। लिनी हुई कुछ दिनों के लिए यहीं रुकेगी। हर रोज आप ही उसको स्कूल छोड़ने जाएंगे। और अब मैं लिन फैंग से कहना चाहूंगा, भाई तुम उधर दरवाजा देख रहे हो ना, तो जाओ अब खुद से चले जाओ। ये सुनने के बाद लिन फैंग हैरान रह जाता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर जोयंग करना क्या चाहता है? इसके पास बुरे इरादे तो नहीं है मेरी बहन को लेकर, पर वो सिर्फ 16 साल की है। जोयंग पर केस करो। खैर आगे लिन फैंग जैसे ही अपनी बहन से बात करने जाता है, अंकल यांग उसे कॉलर से पकड़ते हैं और जाकर बाहर फेंक आते हैं। वो बाहर खड़ा गुस्से में होता है और कहता है, अगर तुम जोयंग के बटलर ना होते तो मैं तुम्हें बताता कि मैं क्या कर सकता हूँ। आगे अंकल यांग गेट बंद कर लेते हैं। लिन फैंग उस गेट के पास जाता और कहता है, अंकल यांग मुझे माफ कर दीजिए, मैं जोयंग की काइंडनेस को समझ चुका हूँ। प्लीज अब मुझे अंदर आने दीजिए। अंकल यांग लिन्यू से कहते हैं, अपने भाई के बारे में चिंता मत करो। वो उसे आगे ले जाते हैं और कह रहे होते हैं, यहाँ की मेट्स तुम्हें फ्रेशन अप होने में मदद करेंगी। जाओ और अपने कमरे में अच्छे से सो जाओ। घर के बाहर खड़ा बेचारा लिन फैंग रो रहा होता है। उसके ऊपर पत्तियां भी पता नहीं कहाँ से गिरने लगती हैं। वो आगे कहता है, लिनियो आखिर तुम अपने भाई को ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। अंकल यांग कार निकाल कर खड़े होते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर लिन फैंग और लिनियो प्लीज कार में आके बैठ जाइए। बेचारे लिन फैंग को काफी सर्दी लग रही होती है क्योंकि उसने पूरी रात बाहर गुजारी है। लिनियो लिन फैंग को बताती है, ये इनकी सबसे बेकार कार है, ये अमीरों की दुनिया है। लिन फैंग कार को देखकर अपने मन में कहता है, मैं सच में इमेजिन भी नहीं कर सकता। जोयांग बस शो ऑफ करते जा रहे हैं। जब अंकल यांग इन्हें लेकर यहाँ से स्कूल निकलते हैं, तब यहाँ पर एक और भी कार आती है। हम जोयांग को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठा गेम खेल रहा होता है और वो हर बार हार जा रहा होता है। उसे काफी गुस्सा आता है और वो कहता है, क्या इस गेम में कोई चीटिंग कर रहा है? मैं आखिरकार इंस्टेंटली हर गेम में कैसे मरे जा रहा हूँ? तभी एक मेड उसके कमरे में आती है और उसको बताती है, यंग मास्टर यान फैमिली से मिस यान आई है और वो आपसे मिलना चाहती हैं। जो सुन के जोयांग थोड़ा हैरान होता है और कहता है, यान फैमिली से मिस यान? मुझे अब याद आया, वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई है। वो जो मेड होती है वो यहाँ से चली जाती है। जोयांग अपने मन में कह रहा होता है, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे जैसा सिम कुछ ज्यादा ही केयर करता था। मैंने ये सब सिर्फ चेनलू के लिए शुरू किया था, उसकी मदद करी और खूब सारे पैसे खर्चा करें, पर इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। जो फैमिली इस पैसे कमा रही है वो है यान फैमिली और चैन फैमिली। मैं बस एक मिडिल मैन हूँ। वो मेड को वापस से बुलाकर कहता है, यान शियान को मेरे लिए वेट करने के लिए बोलो। तभी जुयंग को याद आता है, यान शियन और चू लिंगटियन, अरे ये तो वही लड़की जिसके पीछे क्रेजी ड्रैगन किंग पड़ा है। तभी हम बाहर एक खूबसूरत लड़की को बैठा देखते हैं और यही लड़की होती है यान शियान। जुयंग उससे थोड़ा वेट कराकर फाइनली उसके पास जाता है और कहता है, मिस यान आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। हमारे वहाँ देखो तो आज कितनी रेयर गेस्ट आई हैं। यान शियान सोफे से उठती है, अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, काफी टाइम हो गया जू। पर जोयांग उससे हाथ नहीं मिलाता है। वो थोड़ा दूर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, अरे यार मेरे साथ इतना फॉर्मल मत हो, हम इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं। चलो भी अब डायरेक्ट काम की बात पर आओ। यान शियान अपना हाथ वापस से पीछे कर लेती है और अपने मन में कहती है, जोयांग आज थोड़ी वियर्ड एक्टिंग कर रहा है। वो चेनलू की फ्रेंड से काफी अच्छे से बात किया करता था, पर आज इसे क्या हुआ है? यान शियान को देखकर जोयांग अपने मन में कहता है, ये लड़की सच में एक टॉप क्लास रिच ब्यूटी है, ये काफी सुंदर है। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मैं कोई सिंप नहीं हूँ। खैर आगे यान शियान कहती है, मेरे फादर आज बिजी थे, इसीलिए हमारी कॉरपोरेशन की इंचार्ज मैं हूँ। जोयांग अपना हाथ ऊपर करता और कहता है, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद यान शियान को काफी गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है? क्या ये पागल हो गया है? ये तो चेनलू के लिए पागल हुआ करता था और अब ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है। जोयांग अपने सोफे पर बैठा होता और कहता है, मिस यान आपने वो सुना है ना, मैं पहले सिंप हुआ करता था और उस चैनलू के लिए मैंने अपना दिमाग खो दिया था। यान शियान अपने मन में कहती है, तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? हर कोई शहर में जानता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा इसने खुद से मान लिया, इसके पास काफी हिम्मत है। यान शियान थोड़ा हंसती है और कहती है, जो तुम मजाक कर रहे हो है ना, तुम अभी काफी जवान हो, तो तुम सिर्फ एक लड़की के पीछे क्यों पड़े हो? ये सुनने के बाद जोयांग अपने मन में कहता है, एक सेकंड, ये कुछ गलत नहीं कह रही है। अगर तुम अपनी तरफ इशारा कर रही हो
तो मुझे पक्का यकीन है तुम्हारा ड्रैगन किंग हस्बैंड मेरे पीछे चाकू लेकर भागेगा। आगे जोएंग कहता है, पर फिर मुझे पता चल गया। मैं पिछले दिन मंदिर में गया था, वहां मुझे बुद्धा का आशीर्वाद मिला। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मुझे सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। लड़कियां मेरी जिंदगी में बस मुश्किलें बढ़ाती हैं। चेन लू या जो भी हो वो लड़की, वो मेरे टाइम के लिए वर्थ इट नहीं है। ये सुनने के बाद यानशियान अपने मन में कहती है, तो तुम्हें समझ में आ गया। पर बेवकूफ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एलियंस ने पोजेस कर लिया है। कितना बेकार बहाना है तुम्हारे पास। पर रियलिटी में वो मुस्कुराते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अब समझ आ गया। जुयान कहता है, हाँ हाँ मुझे समझ आ गया। और अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसे कैंसिल करने की अब कोई नीड नहीं है। बस उसे थोड़ा सा बदल देते हैं। उसे चेंज कर दो डायरेक्ट कॉपरेशन में बिटवीन यान एंड जू फैमिलीज में। बाकी सारी चीजें लॉयर्स को हैंडल करने दो। मेरे साथ रहोगी तो तुम बहुत पैसा कमाओगी। ये सुनने के बाद यान शियान अपने मन में कहती है, एक सोलो डील मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। क्या ये मेरे पीछे पड़ा है? पर मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। जुयांग कहता है, मैंने सुना है मैडम यान का बर्थडे जल्दी ही आने वाला है। इस कॉन्ट्रैक्ट को मेरी तरफ से एक अर्ली बर्थडे गिफ्ट समझ लेना, और जब उनका बर्थडे आएगा तो मैं एक बहुत बड़ा प्रेजेंट लेकर खुद से आऊंगा। ये सुनने के बाद यान शियान अपने मन में कहती है, ओह तो ये सब उनके बर्थडे के लिए है। मैं फालतू में ज्यादा सोच रही थी। मैं कुछ ज्यादा ही नार्सिसिस्ट बन चुकी हूँ। जोएंग कहता है, कोई हमारे मेहमान को बाहर छोड़कर आओ। यान शियान सोफे से उठते वक्त कहती है, जू मैं तुम्हें बर्थडे पार्टी का इनविटेशन भेज दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि तुम जरूर आओगे। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगती है। एक मेड उसे बाहर तक ले जाती है। जोएंग उसे पीछे से बाय बोल रहा होता है। उसके बाद वो वापस अपने रूम में जाने लगता है और कह रहा होता है, ओके सारा काम हो गया, अब सोने का वक्त है। जिंदगी कितनी अच्छी होती है जब तुम सिर्फ रिलैक्स करते हो। जोयांग का सिस्टम स्पिरिट कह रहा होता है, मेरा होस्ट कितना होपलेस है, इसको सनशाइन दे दो और ये शाइन करने लगता है। और ये बंदा टोटली भूल जाता है कि ये एक विलन सिस्टम का होस्ट है। तभी से ही शिफ्ट होता है चैन फैमिली में। काफी सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ पर खड़े होते हैं और एक पर्सन सोफे पर बैठा होता है। उसके सामने चेनलू खड़ी होती है। जो चेनलू होती है वो रो रही होती है और उसके गालों पर निशान होता है। वो रोते हुए कहती है, जोयंग ने मुझे मारा और हमारी डील को कैंसिल कर दिया। पर फिर भी उसे मुझे मारना नहीं चाहिए था। मैं रियल विक्टिम हूँ। पर यह सुनने के बाद चेनलू के डैड काफी गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं, तुम दोबारा से रोने लगी। तुम बस रोती ही रहती हो। तुम आखिर सोच क्या रही थी? क्या तुम ये सोच रही थी कि तुम जोयंग से पंगे ले सकती हो? चेनलू कहती है, डैड आप उससे डरते क्यों हैं? हमारी चैन फैमिली भी काफी अमीर है, तो मुझ पे इतना गुस्सा क्यों होना? उसके डैड कहते हैं, कुछ भी हो अभी के लिए चीजें ऐसी ही हैं। बातें करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमारी फैमिली वैसे भी इतनी नहीं गिरने वाली अगर जू फैमिली हमें छोड़ भी देती है तो। तभी मेन गेट से यहाँ पर अंकल यांग एंट्री मारते हैं। वो भी काफी सारे लोगों के साथ, और वो कह रहे होते हैं, तुमने सही कहा। चैनलू के डैड उन्हें देखकर उठते हैं और गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने की? अंकल यांग कहते हैं, मैं मास्टर जोयंग का बटलर हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी पे करने आया हूँ। ये सुनने के बाद चेनलू के डैड काफी हैरान हो जाते हैं और वो अपने मन में कहते हैं, क्या जोयंग सच में कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर रहा है? अंकल यांग कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपने हाथ में लेते हैं और वो कहते हैं, ये टोटल 38 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इन कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू है 100 बिलियन। हर कॉन्ट्रैक्ट पे 1 युआन पेनल्टी है। ये लो 40 युआन, छुट्टे अपने पास रख लेना। अंकल यांग अपने मन में कहते हैं, यंग मास्टर का प्लान काफी अच्छा था। पेनल्टी के तौर पर चैन फैमिली को 1 युआन देकर काफी अच्छा लग रहा है। चेनलू के डैड काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी चैन फैमिली की इंसल्ट करने की? ये सुनने के बाद अंकल यांग कहते हैं, अरे फैमिली हेड आप गलत हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो 38 युआन ही पेनल्टी थे, पर हमने आपको 2 एक्स्ट्रा युआन दे दिया। तो ये इंसल्ट कैसे हुई? या फिर आप जू फैमिली को नीचा दिखा रहे हैं? ये सुनने के बाद चेनलू के डैड अपने मन में कहते हैं, ये तो हमारी बहुत ही बेइज्जती हो रही है। पर ये ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। ये बंदा अपने काम में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। अंकल यांग हंसते हैं और अपने आदमियों से कहते हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी चेनलू के डैड के पास एक बॉडीगार्ड आकर कहता है, मास्टर हम उन्हें जाने नहीं दे सकते। वो ऑलमोस्ट हमारी फैमिली की पूरी वर्थ है। अगर बात फैमिली की आ गई है तो आप जुयंग को चैनलू की शादी का ऑफर दे दीजिए और जुयंग से माफी की भीख मांगिए। चैनलू ये सब सुन लेती है। वो कहती है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें जुयंग के पास जाना है तो तुम जा सकते हो। चेनलू के डैड अपने मन में सोचते हैं, वो 100 बिलियन फैसला करेंगे कि हमारी फैमिली मरेगी या जिएगी। हम इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने नहीं दे सकते। चेनलू के डैड भागते हुए बटलर को रोकने के लिए जाते हैं। वो भागते भागते घर से बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं अंकल यांग यहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स के साथ खड़े होते हैं इन्हीं के घर के बाहर। वो सारे रिपोर्टर्स से कह रहे होते हैं, सारे रिपोर्टर्स मेरी बात सुनो। मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ कि जू फैमिली चेन फैमिली से सारे बिजनेस टाइज कट कर रही है। अब से हमारे बीच कोई भी कनेक्शन नहीं है। सारे रिपोर्टर्स एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं, बटलर यांग आखिर जू फैमिली अचानक से सारे टाइज क्यों कट कर रही है? अंकल यांग कहते हैं, एक असली कॉरपोरेशन दोनों रास्तों पर चलती है। अगर एक साइड सही नहीं है तो जो फैमिली उनसे जबरदस्ती नहीं करेगी। ये कहकर अंकल यांग अपनी कार में जाकर वापस बैठ जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं।
चेनलू के डैडी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पेड़ के पीछे छुप कर ये सब देख रहा होता है। वो अपना फोन निकालता है और किसी के पास कुछ खबर भेजता है। हम एक ब्लैक सूट वाले बंदे को देखते हैं जो कि किसी से बात कर रहा होता है। वो कह रहा होता है जू फैमिली के हेड ने चैन फैमिली से सारी टाइज कट कर ली हैं, वो भी पब्लिकली, और उन लोगों की काफी बेइज्जती भी करी है। इस कंट्री में अब काफी बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तभी से शिफ्ट होता है जोयांग के ऊपर, जो कि अपने बेड पर लेटा आराम से मोबाइल चला रहा होता है। इस टाइम पर वो फोन में देखता है हर तरफ उसकी फैमिली के बारे में न्यूज चल रही होती है। जोयांग ये देखकर कहता है इन लोगों को न्यूज के टाइटल तो अच्छे रखने चाहिए था, इतने लेम टाइटल कौन रखता है, हर बार ये लोग टाइटल में शॉकिंग ऐड कर देते हैं। आखिर मेरी सिंप रेपुटेशन कब खत्म होगी। तभी जोयांग के सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है। होस्ट ने लियन को अपने नीचे दबा दिया है, आपको 300 लक पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। होस्ट ने लियन को बीट कर दिया है, आपको 1000 लक पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखकर जुयंग काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है पर मैंने कब लियान को कुछ करा, क्या मेरा कोई क्लोन है। तभी वहां पर सिस्टम स्प्लिट आ जाती है और वो अपने मन में कहती है अरे यार ये कितना बेवकूफ होस्ट है, तुमने ही तो लिनफैंग को कहा था लियान को हैंडल करने के लिए, इस पागल को लग रहा है कि इसने क्लोन मूव सीख लिया है, कितना पागल है ये कहने के बाद सिस्टम स्प्लिट चला जाता है। जोयंग अभी भी काफी हैरान होता है। वो कहता है अरे यार मैं तो लिनियान से मिला भी नहीं काफी समय से। तभी सिस्टम स्प्लिट उसे बताता है होस्ट प्लीज अपना दिमाग यूज कर लो, तुम्ही ने लिनफैंग से कहा था कि वो लियान से डील करें और अब तुम खुद ही भूल गए। ये सुनने के बाद जोयांग कहता है अरे हाँ मेरे पास दिमाग हुआ करता था, पर जब से ये सिस्टम मुझे मिला है मैं धीरे धीरे पागल होता जा रहा हूँ, तो ये तुम्हारी गलती कि मेरे पास दिमाग नहीं है। ये सुनने के बाद सिस्टम स्प्लिट पागल हो जाता है और वो कहता है काश मैं अपना होस्ट बदल सकता, अगर मैं इंसान होता तो मैं तुझे ही मारता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लिन फैंग कुत्तों की तरह लियान को मार रहा होता है और कह रहा होता है एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं, एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कि मैं तुम्हें और मारूं। लियान कह रहा होता है आखिर ये हो क्या रहा है। वो अपने मन में कहता है ये बंदा मुझे इतने बेरहमो जैसे मार क्यों रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो ये मुझे मारते मारते मार देगा, और जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, और उसके बाद मुझे दोबारा मारा। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, आखिर इसे किस तरीके का जवाब चाहिए था। तभी हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं कि आखिर ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। तो बेसिकली ये दोनों कैंपस हॉल में थे। लिनफैंग आकर लियान को धक्का दे देता है। लियान कहता है अंधा है क्या बे। लिनफैंग हंसते हुए कहता है यार मैं तुमसे गलती से टकरा गया था और तुम डायरेक्ट ही मुझे गाली देने लगे, मैं तो बस माफी मांगने ही वाला था, पर क्योंकि अब तुमने मुझे गाली दे ही दी है, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम्हें एक जेंटलमैन की तरह रिएक्ट करना चाहिए था, पर अब क्योंकि तुमने जेंटलमैन जैसी एक्टिंग नहीं करी तो चलो अपने हाथों से मामले को सॉल्व करते हैं। ये सुनने के बाद लियान अपने मन में कहता है मैं पहले स्टेज के पीक पर हूँ, कल मैं जोयांग से थोड़ा हार गया था, पर वो अलग बात है, अब तो मुझे रैंडम लोग भी आकर हल्के में ले रहे हैं, इनकी ऐसी की तैसी ने सबक सिखाना होगा। वो लिनफैंग से कहता है ठीक है आओ चलो बाहर चलते हैं, और वो फिर लिनफैंग के साथ बाहर चला जाता है। सीन प्रेजेंट पे आता है और हम देखते हैं लिनफैंग कुत्तों की तरह लियान को मारे जा रहा होता है। लिनफैंग अपने मन में कहता है मैंने नहीं सोचा था कि इस बंदे को मारने से मुझे सिस्टम का रिवॉर्ड मिलेगा, मैं डायरेक्ट मास्टर से फाउंडेशन स्टेज पर आ गया, मुझे काफी मजा आ रहा है, जोयंग काफी औसम बंदा है। लियान कहता है छोड़ो मुझे, लड़ाई करना बंद करो, अब मैं हार चुका हूँ, मैं गिव अप करता हूँ। लिनफैंग उठ जाता है और उसे छोड़ देता है। लिनफैंग कहता है इस बात को याद रखना बच्चे, अब से अपनी आंखें खुली रखना, तुम हर किसी से पंगे नहीं ले सकते हो। ये सुनने के बाद लियान को गुस्सा आता है और वो कहता है आखिर तुम हो कौन, अगर हिम्मत है तो अपना नाम बताओ। लिनफैंग कहता है मेरा नाम लिनफैंग है और मैं इकोनॉमिक क्लास 2 से हूँ। अब तो मैंने तुम्हें नाम भी बता दिया और क्लास भी, जो बिगाड़ पाओ बिगाड़ लो, मैं वैसे भी हर टाइम तैयार रहता हूँ। ये कहने के बाद लिनफैंग यहाँ से चला जाता है। लियान काफी गुस्से में होता है। वो अपनी पॉकेट से अपना फोन बाहर निकालता है और अपने एक अंकल को कॉल करता है और कहता है अंकल शियान मुझे किसी ने कॉलेज में मारा है, आपको मेरी मदद करनी होगी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आती है तुमने क्या कहा, किसकी हिम्मत हुई तुम्हें मारने की, लग रहा है उन्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। लियान कहता है वो हमारे ही कॉलेज का बंदा है, एक गरीब लड़का है जिसका नाम लिनफैंग है। उसके अंकल फोन की दूसरी तरफ से कहते हैं ठीक है तुम बस इंतजार करो, उस बंदे की फील्डिंग मैं सेट करता हूँ। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ पुलिस वाले लिनफैंग को घेर लेते हैं। एक पुलिस ऑफिसर उससे कहता है तुम्हारा नाम लिनफैंग है ना। लिनफैंग कहता है हाँ मेरा ही नाम है लिनफैंग, क्या हुआ। पुलिस वाला अपना आईडी कार्ड दिखाता और कहता है मैं लॉ इन्फोर्समेंट से चीफ बोंग हूँ, डिप्टी डायरेक्टर शियान ने तुम पर रिपोर्ट करी है, उन्होंने कहा कि तुमने अपनी एनर्जी का यूज करके किसी को हर्ट करा है, चलो हमारे साथ आओ इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये सुनने के बाद लिनफैंग हैरान रह जाता है। वो अपने मन में कहता है मैंने अपनी पावर्स का यूज करके किसी को मारा, पर मैंने तो उसे अपने हाथों से मारा था, लियान ने मुझ पर झूठा केस लगा दिया। लिनफैंग जल्दी से अपना फोन निकालता है और किसी को फोन लगाता है। वो पुलिस वालों से कहता है एक सेकंड रुक जाओ, मुझे किसी को कॉल लगाने दो। ये सुनने के बाद वो पुलिस वाला अपने मन में कहता है ये लड़का बेचारा अनलक्की है,
ये चाहता तो किसी से भी पंगे ले सकता था, पर इसे डिप्टी डायरेक्टर शियान से ही क्यों पंगे लेने थे। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है लिन फैंग, जिसको कॉल कर रहे हो उसको जल्दी कॉल करो, हमारा टाइम बर्बाद मत करो। लिन फैंग जोयांग को कॉल करता और उससे कहता है, जोयांग मुझे अरेस्ट किया जा रहा है। लियान ने मुझे झूठे केस में फंसा दिया है कि मैंने उस पर वेपन से अटैक किया है। जल्दी कुछ करो और मेरी बेल कराओ। ये कहकर लिन फैंग कॉल को काट देता है और पुलिस वालों से कहता है, चलो चलते हैं। लिन फैंग अपने मन में कहता है, यार पर मैं तो इमॉर्टल एम्परर हूँ, मुझे तो इस दुनिया पर रूल करना था। मेरा बस आज दूसरा दिन है अर्थ पर और मैं आज ही जेल जा रहा हूँ। ये कितना एम्बैरेसिंग है। सीन शिफ्ट होता है जोयांग पे। वो ये सुनने के बाद हंसने लगता है और कह रहा होता है, बताओ ये लोग फॉर्मर एम्परर को जेल में भेजने वाले हैं। ये प्लॉट ट्विस्ट तो काफी अजीब है। नॉवेल्स में तो पुलिस वाले चीजों से दूर रहते हैं, पर ये चीज लिन फैंग के साथ क्यों हो रही है। मेरा नंबर 1 हेल्पर अरेस्ट हो चुका है। जोयांग अपने कोट को पहनता और कहता है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। आखिरकार लिन फैंग ने मुझे 1800 लक पॉइंट्स दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो मेरा टॉप का बंदा है। मुझे ऑलरेडी इवल स्प्लिट मून मिल चुका है। जो फॉर्मर एम्परर है वो अब सेफ है। से शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन पर। जुयांग चेयर पर बैठा होता है। एक पुलिस वाला उसे चाय देते हुए कहता है, यंग मास्टर जुयांग अपनी चाय को एंजॉय करिए। लिन फैंग जुयांग के पीछे खड़ा होता है। जुयांग चाय के कप को पकड़ते हुए कहता है, अरे इतने फॉर्मल मत होइए कैप्टन वोंग, मैं बस यहाँ पर किसी की बेल करवाने आया हूँ। जुयांग के साथ कैप्टन वोंग का बिहेवियर देखकर लिन फैंग काफी हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, तो ये होती है पैसों की ताकत। अभी कुछ टाइम पहले ये कैप्टन वोंग कितना सीरियस था, पर जैसे ही उसने जुयांग को देखा वो अब हंसी मजाक करने लगा। जुयांग चाय के कप को नीचे रखता और कहता है, लीगली ये एक म्यूचुअल फाइट है, ना कि वन साइडेड असॉल्ट। मैं कॉम्पनसेट और सेटल करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद कैप्टन वोंग कहता है, यंग मास्टर जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं लियान से बात करूंगा। जोयांग उठता है और हंसने लगता है। वो हंसते हंसते कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम पकड़े गए। मैं हंसते हंसते कहीं बेहोश ना हो जाऊं। जोयांग अपने मन में कहता है, इन लोगों ने एक एम्परर को जेल में रखा था। ये कितनी फनी बात है यार। लिन फैंग अपने मन में कह रहा होता है, आखिर इसे इतनी हंसी क्यों आ रही है, इसमें फनी क्या था। अगर मैं तुम्हारी मदद ना करता लियान के साथ डील करने में, तो मैं अरेस्ट ही ना होता। मेरे अरेस्ट होने के पीछे के मास्टरमाइंड तुम हो। तभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद लियान को भी बुला लिया जाता है। जोयान के हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो उन्हें लियान को देता है और कहता है, इस पर साइन करो और अपने फिंगरप्रिंट लगाओ। इस मैटर को और मत बढ़ाओ। लियान साइन तो कर रहा होता पर वो काफी गुस्सा होता और अपने मन में कह रहा होता है, जोयांग तुम बस इंतजार करो, मैं इस मैटर को खत्म होने नहीं दूंगा। मैं एक दिन तुम्हारा सारा हिसाब चुकाऊंगा। लियान अभी तो साइन कर देता है, पर वो अंदर ही अंदर काफी गुस्सा होता है। वो उस पेपर को वहीं पर फेंक कर चला जाता है। जुयांग कहता है, कैप्टन वोंग आपने कहा था डिप्टी डायरेक्टर शियान ने ऑर्डर करा था अरेस्ट करने के लिए। डायरेक्टर वोंग कहते हैं, हाँ शियान सर ने ऑर्डर दिया था हमें डायरेक्ट अरेस्ट करने का। जुयांग अंकल यांग को कॉल करता और उनसे कहता है, अंकल यांग जरा डिप्टी डायरेक्टर शियान चेंग के बारे में पता तो लगाइए, और उनके बारे में कुछ भी बुरा पता चले तो तुरंत रिपोर्ट करिएगा। जितनी डिटेल्स आप निकलवा पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। अंकल यांग फोन की दूसरी तरफ से कहते हैं, ठीक है यंग मास्टर मैं समझ गया, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जुयांग कॉल काट देता है। वो हंसते हुए डायरेक्टर वोंग से कहता है, डायरेक्टर वोंग यही तुम्हारा चांस है लेवल अप करने का। ये सुनने के बाद डायरेक्टर वोंग खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, आपका शुक्रिया यंग मास्टर जो। सीन शिफ्ट होता है। जोयांग ने लिन फैंग की बेल करा दी होती है। वो लोग बाहर सड़क पर चल रहे होते हैं। जोयांग लिन फैंग से कहता है, अगली बार ध्यान रखना यार, मास्क पहनने के बाद ये सब काम करा करो ताकि तुम्हें कोई पहचान ना पाए। बस मारो और भाग जाओ, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये तुम थे। लिन फैंग पीछे मुड़ता और कुछ नोटिस करता है और अपने मन में कहता है, कोई बंदा जोयांग पर नजर रख रहा है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब मुझे हैरानी नहीं हो रही कि सिस्टम चाहता है कि मैं जोयांग को प्रोटेक्ट करूं। इस बंदे को पता भी नहीं कि इसने कितने लोगों से दुश्मनी ले रखी है। हम देखते हैं ये सब दूर से खड़ा लिंगटियान भी देख रहा होता है और वो कहता है, मैं इसको क्यों प्रोटेक्ट करूं आखिर। क्या मेरे जैसे ड्रैगन किंग को सच में इस बंदे को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। आखिर इस सिस्टम का मतलब क्या है। मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। इससे बेटर मैं घर जाकर अपनी प्यारी सी बीवी के लिए लंच बनाऊं। सीन जोयांग पर शिफ्ट होता है। उसे किसी का कॉल आता है। वो उस कॉल को देखकर कहता है, माफ करना मुझे काम आ गया, मैं अब जा रहा हूँ। तो लिन फैंग तुम खुद से स्कूल चले जाना। लिन फैंग थोड़ा हैरान होता है ये सुन के। खैर जोयांग यहाँ से जल्दी से निकल जाता है। लिन फैंग पीछे खड़े होकर देख रहा होता है। जोयांग की कार एक बिल्डिंग के सामने रुकती है। वो अपनी कार से उतरता है और इस बिल्डिंग को देखकर अपने मन में कहता है, हमारी फैमिली ने ये बिल्डिंग उन्हें लीज पर दी थी, उन्हें हमें रेंट देना चाहिए फेवर के तौर पर। जुयांग उस बिल्डिंग के अंदर जाता है। हम देखते हैं वहां पर यान शियान होती है और उसके पीछे एक आदमी जो कि अपने हाथों में फूलों का बुके लिए होता है। वो यान शियान से कह रहा होता है, शियान प्लीज मेरी बात सुनो, ये फ्लावर्स इंपोर्टेड है, बाहर से मंगवाएं, ये बहुत ज्यादा महंगे हैं, प्लीज इन्हें ले लो। यान शियान पीछे मुड़ती और कहती है, फैंग जिंगमिंग हम ज्यादा क्लोज नहीं है, इसीलिए मुझे शियान मत बुलाओ, मेरी एक मीटिंग है, इसीलिए मेरा पीछा करना बंद करो। जुयांग दूर से खड़े होकर ये सब देख रहा होता है और अपने मन में कहता है, देखो तो जरा, एक क्लूलेस रिच लड़का
ड्रैगन किंग की बीवी के पीछे पड़ा है। हम देखते हैं वो बंदा यान शियान का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती आगे ले जाने लगता है। आगे वो बंदा कहता है, शियान आखिर तुम किस मीटिंग के बारे में बात कर रही हो? उन्हें बस मेरा नाम बता दो और वो लोग मीटिंग को कैंसिल कर देंगे। उनकी हिम्मत भी नहीं है मेरी बेइज्जती करने की। तभी जुयांग यहाँ पर आता है और कहता है, आखिर तू है कौन जो वो लोग तेरी इज्जत करेंगे? तुम कुछ भी नहीं हो। जुयांग अपने मन में कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस मैटर में दखल दूंगा। और ये अमीर बंदा गुस्से में पीछे देखता और कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी इंसल्ट करने की? मेरा यकीन करो या ना करो पर मैं तुम्हें नदी में फिकवा दूंगा। पर तभी वो बंदा हैरान रह जाता है। जोयांग उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम क्या कह रहे थे, मुझे नदी में फिकवा दोगे? जरा दोबारा कहना। जोयांग को देखकर उस बंदे की फट जाती है। वो कहता है, यंग मास्टर जोयांग, माफ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। आप प्लीज मेरे जैसे लो लेवल पर मत आ जाइएगा। ये सुनते ही जोयांग उसे एक किक मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जोयांग अपने कोड को सही करता है और उस बंदे से कहता है, चुपचाप यहाँ से निकल जा। जोयांग अपने मन में कहता है, ड्रैगन किंग, मैंने तुम्हारी वाइफ को प्रोटेक्ट किया। जब मैं चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को अपने नीचे कर लूंगा तो तुम बिलियन फैंग जैसे मेरी मदद करने लगना। वो बंदा घुटनों पर बैठकर कहता है, यंग मास्टर जो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है मीटिंग रूम की तरफ। यान शियान और जुयांग बैठे होते हैं। यान शियान जुयांग से कहती है, यंग मास्टर जो, आपका शुक्रिया। जुयांग कहता है, अरे तुम्हें यंग मास्टर बोलने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे जुयांग बुला सकती हो। अनजानो जैसा बिहेव मत करो और मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। यान शियान अपने पर्स को खोलती है और उसमें से कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स निकालती है। वो उन डॉक्यूमेंट्स को जोयांग के पास लेकर आती है और उसे दे देती है। जोयांग अच्छे से बैठकर उन पेपर्स को चेक करने लगता है। उनको अच्छे से देखने के बाद वो उन पर अपना साइन कर देता है। ये देखकर यान शियान कहती है, तुमने पूरे डॉक्यूमेंट्स को नहीं पढ़ा? क्या तुम बिना पढ़े उन्हें साइन करने वाले हो? जोयांग कहता है, अब से हम एक परिवार हैं, इसीलिए इतना केयरफुल होने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद यान शियान थोड़ा शॉक हो जाती है और वो अपने मन में कहती है, एक सेकंड रुको, इसका क्या मतलब था? क्या ये मुझे पसंद करता है? पर मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अगर यही बात है तो मुझे लिंगटियान के साथ यहाँ से भागना होगा। जोयांग अपनी चेयर से उठता है। यान शियान अपने हाथ में एक इनविटेशन लिए होती है और उसे जोयांग को देते हुए कहती है, 2 दिनों बाद मेरी ग्रैंड माँ का बर्थडे है, तुम्हें वहां जरूर आना होगा। जोयांग उस बर्थडे के इनविटेशन को ले लेता है। वो उसे देखते हुए कहता है, हाँ मैं वहां जरूर आऊंगा। और वो अपने मन में कहने लगता है, एक बर्थडे पार्टी है ना, मैं उम्मीद करता हूँ ये पार्टी अच्छी हो। वहां पे ड्रैगन किंग भी होगा। मैं इस पार्टी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। मीटिंग पूरी करने के बाद जोयांग बिल्डिंग से बाहर आ जाता है।